फेड चेयरमैन को पद से हटाने के प्लान से पलटे डोनाल्ड ट्रंप। कहा जेरोम पावेल को बर्खास्त करना मुश्किल, लेकिन किसी संभावना को नहीं कर सकते खारिज। पावेल पर ट्रंप के बयान से अमेरिकी बाजारों में स्मार्ट रिकवरी। डाउ 230 अंक दौड़ा, नैस्डैक 52 पॉइंट्स की उछाल के साथ नए शिखर पर पहुंचा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 100 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 अंक नीचे। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 30 अंकों की तेजी, 25,250 के ऊपर। लगातार दूसरे महीने एक्सपोर्ट गिरने से जापान का बाजार निक्केई करीब 130 अंक नीचे। कोरिया और चीन भी लाल निशान में, लेकिन हांगकांग में 100 अंकों की बढ़त। अमेरिका में भंडार कच्चा तेल में ऊपरी स्तरों पर दबाव। ब्रेंट क्रूड $69 के पास, कॉमेक्स पर गोल्ड $33.47 और चांदी $38 के पास। घरेलू बाजार सोना 97,800 लेवल्स और चांदी 1,11,000 रुपीस के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ डील जल्द पूरी होने का दावा। कहा डील पर भारत के साथ बातचीत जारी। इंडोनेशिया की तरह होगी भारत के साथ डील। ट्रेड डील पर यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता संभव। एक दिन की खरीदारी के बाद एफआईज ने कल कैश में लगभग 1850 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, तो डीआईज की लगातार 8वें दिन खरीदारी। कैश में 1223 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जून तिमाही में टेक महिंद्रा के मिले जुले नतीजे आए। सपाट मुनाफा 2% गिरकर 1141 करोड़ रुपए। मैनेजमेंट ने अगली तिमाही से अच्छी ग्रोथ का जताया भरोसा। जून तिमाही में एंजल वन के कमजोर नतीजे आए। 19% घटकर 1140 करोड़ रुपए के पास। मुनाफा भी 60% से ज्यादा गिरकर 114 करोड़ रुपए। मार्जिन पर भी दिखा दबाव। निफ्टी में आज विप्रो, एक्सिस बैंक और जियो फाइनेंशियल जारी करेंगी अपने नतीजे। एचडीएफसी एएमसी, एलटीआई माइंडट्री, पॉलीकैब, सिएट और इंडियन होटल्स के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। क्यूआईपी के जरिए एसबीआई जुटाएगा 25,000 करोड़ रुपए। क्यूआईपी का फ्लो प्राइस 811 रुपए तय। कल 830 रुपए की क्लोजिंग से लगभग 2.3% के डिस्काउंट पे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का चीन की चॉन्गकिंग यूहाई के साथ जॉइंट वेंचर करार। मिलकर लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईओटी और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाएगी। जॉइंट वेंचर में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की 74% हिस्सेदारी। और आज से महंगे हो जाएंगे मारुति की अर्टिगा और बलेनो। 6 एयरबैग के नियमों के चलते बलेनो 0.5% और अर्टिगा 1.5% होगी महंगी। नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी शरद दुबे और अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं। पावर ट्रेड यहां से लेकर 2.5 घंटे में पावर पैक एक्शन लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। इस वक्त भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत बेहतर नजर आ रहे हैं। कुछ खास ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स नहीं है जिसके चलते चैलेंज, कंसर्न या फ्रिक्शन भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल फ्रंट पर नजर आए। करीब 30 अंकों की बढ़त पर निफ्टी इम्प्लाइड ओपन, गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन नजर आ रहा है। और कल भारतीय बाजार की तस्वीर बेहद अच्छी थी। उम्मीद यही करके चलते हैं कि आज जो तेजी की हैट्रिक है वो नजर आया। भारतीय बाजार जब खुले तो 25,200 से आगे कूचकर वहां से और ज्यादा खरीदारी दिखाए। ब्रॉडर मार्केट्स तो बाजार को संभाल ही रहे हैं। बेंचमार्क से भी तेजी वापस लौटती हुई। एफआईएस डीआईएस के एक्शन पर लगातार फोकस है और नतीजों की रैली, नतीजों का सीजन लगातार चल पड़ा है। निफ्टी से लेकर एफएनओ और कैश मार्केट की लंबी लिस्ट है। नंबर्स आने वाले, वायदा बाजार की करीब 6 कंपनियों के नतीजे, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स, नतीजों से पहले अनुमान, नतीजों के बाद रिव्यू, सब कुछ आपके लिए लगातार हम लेकर आते हैं। बाजार की बड़ी बातों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं आपके सामने रखते हैं ताकि बाजार खुलने से ठीक पहले आपको पता चले कि कौन से फैक्टर्स और ट्रिगर्स है जिसके इर्द गिर्द आज बाजार ट्रेंड करेंगे।
जेरोम पॉवेल को नहीं हटाएंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। ताजा अपडेट अभी टैरिफ इम्प्लीकेशंस को समझने की और उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है। और हम सभी को पता है और याद भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और फेड चेयर जेरोम पॉवेल के बीच तनाव की स्थिति कई बार आए दिन पैदा होती रही। जेरोम पॉवेल के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर सवाल उठाते रहे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस पर भी, टैरिफ को लेकर हो चाहे इकोनॉमी पर डिसीजंस और अनाउंसमेंट्स को लेकर हो, जेरोम पॉवेल ने भी काफी हद तक सवालिया निशान उठाए थे। लेकिन ये जो ताजा अपडेट आता दिखा है, खबर थी कि हो सकता है कि जेरोम पॉवेल को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से ही फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये जो खबर आती हुई दिखी है, इसका असर विदेशी बाजार में, यूएस मार्केट्स में अच्छा पड़ा है। शेयर हमने देखा कल डाउ जोन्स 230 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, और इसी के साथ साथ लगातार तारीख पे तारीख, जैसे हम कह रहे हैं, इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील पर कोई अनाउंसमेंट, कोई डील की बातचीत फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, रिप्रेजेंटेटिव्स लगातार बातचीत कर रहे हैं, और अगेन ट्रंप की तरफ से ये बात आई है कि जल्द से जल्द भारत के साथ वो डील करेंगे, और इंडोनेशिया के साथ जो डील हुई है, जिस तरह के टैरिफ इम्प्लीकेशंस हैं, उसी तरह की कुछ डील जो है वो भारत के साथ भी की जाएगी। हालांकि उनका ये भी कहना है कि यूएस की कंपनियों को भारत जितना रिस्पांस देगा उतनी बेहतर डील होगी। लेकिन नेगोशिएशंस जारी है, जिस पर लगातार हमारी नजर है। गिफ्ट निफ्टी 25,250 के ऊपर। वहीं टेक महिंद्रा के नंबर्स कल आते हुए दिखे, मिले जुले थे नंबर्स, एंजल वन के कमजोर नतीजे, इस पर विस्तार से आगे बातचीत होगी। और एसबीआई का क्यूआईपी, ये खबर कल आई थी और एसबीआई के स्टॉक में जबरदस्त एक्शन था। 25,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च, और फ्लोर प्राइस जो है 811 रुपए प्रति शेयर। ये तमाम चीजें बाजार के बड़े संकेत, जिस पर आज रहेगी नजर। ये चार बड़े ट्रिगर, और सबसे बड़ा ट्रिगर कि ट्रंप ने कहा कि वो जेरोम पॉवेल को हटाएंगे नहीं, और इसके चलते अमेरिकी बाजारों में लोअर लेवल से हमने अच्छी रिकवरी देखी। डाउ करीब करीब 500 अंक संभला, और नेस्डेक भी करीब बढ़िया रिकवरी देकर नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर भी कुछ कहा है। मानसी और शरद, गुड मॉर्निंग। मानसी, सबसे पहले आपसे जरा ये जानना चाहेंगे, देखिए ट्रंप को प्रेडिक्ट करना ना बहुत मुश्किल है, और ये ट्रंप की ना खूबसूरती भी कहेंगे। मैं जरा ना एक डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मान लीजिए ट्रंप आपसे मिल जाए और आपसे ट्रंप को एक सवाल पूछने का मौका मिले, तो आप क्या पूछेंगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा अभिषेक, लेकिन मेरा यही सवाल होगा कि करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, और इतनी ज्यादा आपाधापी क्यों मचा रहे हो? क्योंकि जो भी करते हैं उससे अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर काफी हद तक इम्पैक्ट भी तो पड़ जाता है। और मानसी, इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई कि वो बताते भी हैं कि मैंने ये बात बताई और ये मार्केट्स इम्पैक्ट किए। हाँ। तो कभी हाँ कभी ना। शरद, आप क्या पूछेंगे? सर, मैं फुल कंफ्यूज रहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जब भी आते हैं तो उनकी जो व्यूज रहती है उसके 2 पहलू भी हो सकते हैं, 3 पहलू भी हो सकते हैं, और वो क्या रिट्रैक्ट कर देते हैं 2-3 घंटे बाद। तो उनसे अगर कोई एक्शन ले तो वो ज्यादा बेटर होता है, अगर मैं सोचूं एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर कि एक्चुअली क्या इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि सब फैक्टर्ड इन है, हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो एक चीज तो कंसिस्टेंट है कि ट्रंप इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल। अभिषेक, आप क्या सवाल पूछेंगे? आप तो इनफैक्ट आज सुबह ही 7 बजे आप जो कह रहे थे, आपने लिटरली पहले भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर जाएं हमें पता नहीं है, और तारीख पे तारीख ये तो अब काफी हो चला है। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील कब होने वाली है? आप क्या सवाल पूछेंगे डोनाल्ड ट्रंप से? मानसी, देखिए ट्रंप की आप आलोचना कर सकती हैं, ट्रंप की हरकतों को आप सवालों के घेरे में डाल सकती हैं, लेकिन ट्रंप एक टफ नेगोशिएटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए इस टैरिफ के जरिए ना जाने वो कितने देशों को नेगोशिएशन टेबल पर लेकर आए और अपनी शर्तें मनवाते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रंप मिलेंगे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बस इतना ही मैं कहूंगा कि कैसे कर लेते हैं आप, यही मैं कहूंगा, उनसे तारीफ ही करूंगा। लेकिन मानसी बताइए कि आज ग्लोबल जो संकेत हैं वो कैसे दिख रहे हैं? हाँ, टेकिंग इट फ्रॉम देयर, आज सुबह 7 बजे जैसे आप कह रहे थे अभिषेक, का तारीख पे तारीख, टैरिफ के फ्रंट पर तो इंडिया और यूएस के बीच लगातार नेगोशिएशंस, बातचीत, रिप्रेजेंटेटिव्स का आना जाना लगा है। और ताज़ा खबर ये भी आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा है कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील जल्द से जल्द हो सकती है, इसकी संभावना है।
और साथ साथ ये भी कहा है कि यूएस की कंपनियों को जितना रिस्पॉन्स भारत देगा उतनी बेहतर डील। इंडोनेशिया के साथ जिस तरह के डील और स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई वैसी ही कुछ स्ट्रैटेजी भारत के साथ भी फॉलो की जाएगी। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी तो फिर इंडोनेशिया के साथ इम्प्लीकेशन जो थे ट्रेड डील में आई थिंक 32% के थे और उसके बाद नीचे आकर 16% पर सेटल हुए हैं। तो अगर वैसा ही कुछ ट्रेड इम्प्लीकेशन, टैरिफ इम्प्लीकेशन भारत के लिए आना है तो फिर इस पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जेरोम पावेल को लेकर जो ताज़ा बयान आए हैं उस बयान से यूएस के मार्केट्स जो हैं कल काफ़ी खुश हुए, इनफैक्ट चीयर कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि जेरोम पावेल को उनके पद से बर्खास्त करना मुश्किल है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जैसे कि मैं अभी कह भी रही थी कि ट्रंप और जेरोम पावेल के बीच लगातार तनाव वाला वातावरण रहता है। ट्रंप हर बार जब जेरोम पावेल इंटरेस्ट रेट डिसीजंस लेते हैं तो उस पर एक सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं और उनका ये भी कहना था कि जेरोम पावेल को उनके पद से हम बर्खास्त करेंगे। लेकिन अब कल ये जो ताज़ा अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रहा। उसके ठीक बाद हमने देखा यूएस के मार्केट्स में काफ़ी अच्छा एक्शन था। नैस्डैक में करीब 225 अंकों की रिकवरी नजर आई। एस&पी में 11 में से 8 सेक्टर्स कल मजबूती के साथ बंद हुए और डाउ 231 अंक चढ़कर अच्छी खासी मजबूती पर क्लोज हुआ है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और डेटा पॉइंट्स जो हैं वो भी काफ़ी आ रहे हैं। पीपीआई मई के 2.7% से गिरकर जून में 2.3% अनुमान से, जो कि कम है। और इसके अलावा भी इकोनॉमी के फ्रंट पर जो डेटा पॉइंट्स ट्रिगर्स आ रहे हैं एक एक कर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये बात भी है कि अमेरिका में ट्रंप के डिसीजन से काफ़ी हद तक इकोनॉमी को भी डेंट पड़ रहा है और अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि इस तरह के डिसीजंस जो हैं वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर नज़र है। आज अहम आंकड़ों की अगर बात करें, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आने वाले हैं, जून रिटेल बिक्री है और साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये सारे डेटा जब आएंगे वो भी हमारे व्यूवर्स के सामने हम रखेंगे ज़रूर, इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स यूएस मार्केट्स को लेकर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस के लिहाज से। एशियाई बाजार मिले जुले संकेत दिखा रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई में 70 अंकों की हम देख रहे गिरावट के साथ कामकाज, रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहे हैं लगातार और साथ साथ लगातार दूसरे महीने जापान के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। साउथ कोरिया के कॉस्पी में दूसरे दिन गिरावट है। हालांकि हांगकांग का इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है, हांगकांग मार्केट्स का इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर सीधे तौर पर पड़ता है। हांगकांग के बाजार में मजबूती है तो यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए। अन्य संकेतों की अगर बात करें, सोने में सीमित दायरे में कामकाज है। चांदी आउट परफॉर्म कर रही है सोने को, लेकिन हाँ गोल्ड सिल्वर में अगर देखें तो ताज़ा अपडेट और कमोडिटी एक्सपर्ट का ये भी मानना था कि यहाँ से एक डाउन साइड भी विजिबल हो सकती है। सुरक्षित निवेश के तौर पर चमक जितनी बढ़नी चाहिए बड़ी नहीं है। यूएस में भंडार बढ़ने से क्रूड में नरमी है। $69 बैरल के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ और पिछले हफ्ते अमेरिका में पेट्रोल भंडार 34 लाख बैरल बढ़ा था। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4.4% और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स के आसपास। विदेशी बाजार से संकेत भारतीय बाजार के लिए क्लोज टू पॉजिटिव ही कहे जाएंगे, मिले जुले कह सकते हैं अगर काफ़ी रैशनल समझना है इसको तो। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन 26 पॉइंट्स टू 30 पॉइंट्स के अपमूव का है, 25,272 के स्तर। एशियाई बाजार मिले जुले और यूएस के मार्केट्स में ठीक ठाक कल मजबूती का ट्रेंड दिखा। तो अच्छे कह सकते हैं ग्लोब के फ्रंट पर सेंटिमेंट है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन भारतीय बाजार तो कल अपनी तेजी की चाल चल रहे थे और अब मार्केट पर आज की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर फोकस करते हैं। कल हमने देखा कि निफ्टी में अच्छा एक्शन, 25,200 के पार की क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में मजबूती। होम फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छा ट्रेंड कर रहे थे। एसबीआई क्यूआईपी से जुड़ी खबर आती दिखी, उसके बाद बैंक निफ्टी को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। और एफआईएस डीआईएस के डेटा पॉइंट्स, अभिषेक इसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े अगर देखें तो बड़े छोटे क्वांटम्स होते हैं, लेकिन बिकवाली जब करते हैं बड़े क्वांटम की करते हैं। कल हमने देखा 1858 करोड़ की बिकवाली का ट्रेंड एफआईएस की तरफ से और डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों की चाल से शुरुआत करते हैं। डीआईएस ने तो लगातार 5 सेशंस में खरीदारी की है। मानसी, हाँ बिल्कुल, देखिए डीआईज तो सपोर्ट दे रहे हैं और लगातार 8 सत्र से डीआईज बाइंग कर रहे हैं और ये हरे निशान हम देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। लेकिन एफआईज को लेकर थोड़ी चिंता है। कल भी हम चर्चा कर ही रहे थे कि नहीं, जो बाइंग आ रही है बहुत ही छोटी है और कोई सस्टेनेबल नहीं हो रही है।
अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन के आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको बिकवाली के ही आंकड़े दिखेंगे एफआईज की फ्रंट पर। और कल अगर हम क्वांटम देखें तो क्वांटम कोई खास बड़ा नहीं था, मतलब 1850 करोड़ रुपए का ही कैश में उन्होंने शेयर बेचे हैं। लेकिन अगर आप कैश के साथ साथ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स मिला दें 3600 करोड़ रुपए के, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स मिला दें करीब 690 करोड़ रुपए के, तो ये बिकवाली थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाती है। हालांकि ये अच्छी चीज़ ये है कि आप देखिए एफआईज के जो शॉर्ट्स हैं ना वो ऑलमोस्ट अब रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास हैं। तो एफआईज यहां से भी बेचेंगे इसकी संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। लेकिन ये कब खरीदारी में तब्दील होगी ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि आप एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग देखिए। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग गिरते गिरते इंडेक्स फ्यूचर्स में आ गई है 18.25% के आसपास का। कहाँ 38% हमने देखे इस सीरीज की शुरुआत में और कहाँ 18%। तो यहाँ से मतलब ज्यादा बिकवाली की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एफआईज कब खरीदेंगे इसको लेकर सवाल जरूर है, और एफआईज कब बाइंग करेंगे ये टाइमिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए नतीजों की सीजन की शुरुआत होगी, पहले जो 3 नतीजे निफ्टी में आए वो कमजोर आए। टेक महिंद्रा के जो नंबर्स आए हैं वो ठीक हैं। टेक महिंद्रा में आज हो सकता है कि आप अच्छी तेजी पर कारोबार होते हुए देखें, और टेक महिंद्रा के साथ साथ पूरे आईटी पैक को ना नेस्डेक का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नेस्डेक लगातार नई ऊंचाई पर जाकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम सेटअप की बात करें यहां से, तो सेटअप जो है आज के सत्र में देखेंगे तो ग्लोबल बाजारों समेत मतलब पॉजिटिव साइड पर ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कोई नेगेटिव चीज नहीं कही है। बार बार वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हम ट्रेड डील के करीब हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि इंडोनेशिया के तर्ज पर भारत के साथ ट्रेड डील होगा। और दूसरी चीज ये है कि क्रूड एक रेंज में है, क्रूड में हम कोई स्पाइक अप देख नहीं रहे हैं, कोई नरमी भी नहीं आ रही है, $69 के आसपास स्टेबल है क्रूड। तो ओवरऑल जो सेटअप है भारतीय बाजार के लिए वो ठीक है। और ये भी हमने देखा है मानसी कि पिछले 17 सत्र में 24 जून के बाद हमने 25,000 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी पर नहीं देखी है। तो बाजार मजबूत हैं, लेकिन चलने के लिए क्या है ना कि आपको ना डीआईआईज के साथ साथ ना एफआईज का सपोर्ट चाहिए, और उस एफआईज का सपोर्ट हम देख रहे हैं कि गायब है। क्या वो सेकेंड हाफ में अर्निंग सीजन की क्या वो लौटेगा, क्योंकि यहां से ना बेचने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये मतलब आप अगर लेवल देखेंगे या फिर उनके सेलिंग के आंकड़े देखेंगे थोड़े निराश जरूर होंगे, बट ये देख के आप थोड़े खुश हो सकते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ से अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है, और अब एफआईज के जो आंकड़े हैं जल्दी ही खरीदारी साइड में तब्दील होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप आज के सत्र के लिए पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी ये इंडिकेट कर भी रहा है, 25-26 अंकों की तेजी दिखा भी रहा है। तो एफआईज बेच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा बेचेंगे। अब हम अर्निंग सीजन ये डिसाइड करेगा। अगले कुछ 4-5 अर्निंग अगर मजबूत आते हैं तो एफआईज का जो माहौल है ना वो भी हम बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि मैक्रोज अपने फेवर में है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गिर रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ है, सब कुछ तो है जो एफआईज को चाहिए। फिर क्यों बेच रहे हैं? इसका एकमात्र मतलब यह है कि एफआईज देख रहे हैं अर्निंग कंपनीज के कैसे आते हैं, और उसके आधार पर अपने डिसीजंस लेंगे। मुझे लगता है कि लास्ट लेग में है जो भी उनकी बिकवाली वगैरह जो आ रही है ना, या फिर जो उनकी पोजीशनिंग जो घट रही है वो अंतिम चरण में है। यहां से हम हो सकता है कि जल्द ही बाइंग की फिगर देख सकते हैं एफआईज की तरफ से। जी बिल्कुल, एफआईज की ऑफकोर्स कैश मार्केट में थोड़ी वॉलिटिलिटी ज़रूर देखने मिल रही है, लेकिन डीआईज सपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक ने बोला वो लगातार 8वें दिन जो है स्ट्रेट बाइंग आ रही है मार्केट्स में। ऑफकोर्स 2 दिन में जो है हम देखें मार्केट्स भी दोनों ही ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी भी किए थे। लेकिन निफ्टी की बात करें, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशनिंग लगातार 2 दिन से देखने मिली, और एक नए जो है लेवल्स पे आ रहे हैं निफ्टी पे। तो और आज वीकली एक्सपायरी भी है। किस तरह देख रहे हैं अभिषेक, इंपॉर्टेंट लेवल्स आज क्या ट्रैक करेंगे? कंफर्टेबली 25,200 लेवल्स के ऊपर है निफ्टी अभी। बिल्कुल बिल्कुल शरद, 25,200 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग बाजार में हमने देखी है। और निफ्टी को कल जो सपोर्ट मिला, हमने देखा कि ऑटो का सपोर्ट मिला, बैंकिंग का सपोर्ट मिला, आईटी का सपोर्ट मिला, और ऐसा लग रहा है कि आईटी का सपोर्ट आज भी जारी रहेगा, क्योंकि नेस्डेक है नई ऊंचाई पर और टेक महिंद्रा के जो नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं। कल हमने देखा कि बैंकिंग में ना एसबीआई जो कि एक स्लीपिंग जायंट की तरह है, काफी समय से एक रेंज में रहा है, और एसबीआई ने भी चलने की शुरुआत कर दी है, और उसके लिए ट्रिगर बना जो क्यूआईपी की खबर बाजार ने अंदाजा लगा लिया था कि 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी आएगा, और वो शाम होते होते कंफर्म हो गया कि 25,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी एसबीआई अपनी, और उसके जरिए ये पैसे जुटाएगी। क्यूआईपी हालांकि जो प्राइस किया गया है 2.3% के डिस्काउंट पर है,
810-11 रुपए के आसपास के भाव पर प्राइस किया गया है और कल जो क्लोजिंग हुई है एसबीआई की वही हुई 830 रुपए पर। तो आईटी और बैंकिंग अगर ये दो धड़े बाजार को सपोर्ट करते हैं तो बाजार यहां से नीचे जाए इसके आसार काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम निफ्टी में शरद निचले स्तर से रिकवरी की बात करें तो आप देखिए कि कल जो इंट्राडे में रिकवरी आई 90 अंकों के आसपास की रही, फिर हमने क्लोजिंग देखी 25,212 की। परसों के सत्र में 15 जुलाई को 107 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आई थी और 25,195 यानी करीब करीब 25,200 के लेवल हमने देखे और 25,200 यहां पर बाजार एक हम देख रहे हैं कि बढ़िया तरह से वहां पर जाके क्लोजिंग हो रही है। अगर आप 20 डे अगर डीएमएस की बात करें तो 25,244 है और उसके बहुत दूर नहीं है निफ्टी। अगर उसके ऊपर अगर जाता है तो आप मान के चलिए कि बाजार में ना एक फिर से आप तेजी की शुरुआत देख सकते हैं और 25,300 के आसपास 25,300 से 400 की रेंज में एक रेजिस्टेंस का जोन है, उसको अगर निफ्टी पार करता है तो फिर एक बड़ी तेजी आप देखेंगे। अच्छी चीज ये है कि 25,000 के लेवल पर ना बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन निफ्टी ने कर लिया है और उसके नीचे जाता हुआ अब दिख नहीं रहा है। लगातार 17-18 सत्र हो गए हैं जब हमने निफ्टी को 25,000 के ऊपर की ही क्लोजिंग देखी है। परसों के सत्र में हमने देखा कि 25,000 के बेहद करीब आके किसी तरह से निफ्टी ने उसको बचाया था और उस बढ़िया फिर क्लोजिंग हमने देखी थी। तो अगर निफ्टी के लिए आज की अगर बात करें तो जो सपोर्ट का लेवल है वो है 25,100 का। रेजिस्टेंस की बात करें 25,300 और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 25,500 का। 25,300 पार करना जरूरी होगा। तो आज के लिए 25,100 का ये सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी में भी खरीदारी का मौका होगा और अगर कोई गिरावट आए तो आप बाइंग कीजिए। 25,100 से लेकर 25,150 की जो रेंज है ना, बाइंग के लिए काफी अच्छी होगी। लेकिन जो यहां से आगे की दिशा होगी निश्चित तौर पर वो नतीजे तय करेंगे। नतीजों का बूस्टर जरूरी है। अब इस हफ्ते जो अहम नतीजे हैं, आज देखिए नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा दिन है। आज हम जियो फाइनेंशियल के नतीजे देखेंगे, एक्सिस बैंक के नतीजे देखेंगे, उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि एफएनओ में कई सारे नतीजों पर नजर रहेगी। और इसके अलावा अगर हम शनिवार की बात करें, मतलब ये हफ्ता खत्म होते होते तो शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ जाएंगे और काफी हद तक बैंकिंग को लेकर तस्वीर यहां से साफ होती हुई दिखेगी। तो मौके हैं और आईटी और बैंक आज दोनों सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये निफ्टी अगर सपाट खुले ना, मान लीजिए 30 अंक ऊपर ये खुलने के संकेत दे रहा है, ऐसे ही अगर खुलता है अगर निफ्टी, तो मुझे लगता है कि बाजार में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है और निफ्टी के लिए जो स्ट्रेटजी होगी कंप्लीटली वो बाय ऑन डिप्स की होगी। 25,400 एक ये हर्डल है, इसको अगर पार कर लेता है अगर निफ्टी तो आप फिर आगे की उम्मीद कीजिए। और मुझे लगता नहीं कि 25,000 का जो लेवल है उसको निफ्टी छोड़ेगा। अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है, देखिए हमेशा उसकी आशंका बनी रहती है। ट्रेड डील को लेकर कोई नेगेटिव खबर आ गई, अर्निंग में बहुत ज्यादा हम कोई अगर निराशा हमने देख ली तो हो सकता है 25,000 भी टूटे, लेकिन वहां तक फिलहाल अभी मामला सुरक्षित लग रहा है। बिल्कुल अभिषेक सही कह रहे हैं आप। एक सेंटिमेंट होता है, बाजार को या तो चलना है या तो थके हुए रहना है, लेकिन मार्केट जो है इंडियन मार्केट्स चलना चाहते हैं और इसीलिए थोड़ा छोटा मोटा अगर पॉजिटिव ट्रिगर भी आ जाता है तो चल जाते हैं। 25,000 के लेवल्स को अब पकड़ कर रखेंगे, ऐसे लग तो रहा है। 25,276 तो गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन है। बैंक निफ्टी को टच बेस जरूर किया आपने, लेकिन बैंक निफ्टी की चाल की अगर बात करें, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट शरण लेलानी जब जुड़ रहे थे, पीएसयूज पर लगातार उन्होंने बातचीत भी करी है और उन स्तरों पर जब एंट्री अपॉर्चुनिटी थी तब खरीदारी के मौके बताए थे। अब देखिए पीएसयू स्टॉक्स में किस तरह की आउट परफॉर्मेंस दिखी है। अभिषेक, एक बार बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर भी हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 9 सेशंस ऑफ कंसोलिडेशन 56,600, 55,500, 600 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी उन्हीं लेवल्स में टाइट रेंज में फंसा रहता था। वहां से अब हम देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की चाल अच्छी है और इनफैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ही और बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स दिखा रहा है। और डेफिनेटली निफ्टी बैंक मजबूत है मानसी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और बार बार हम कह भी रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक में आप तेजी ज्यादा देखेंगे और वैसे भी आप रिकॉर्ड हाइस पर हैं, ये नहीं हमें भूलना चाहिए। मतलब कमजोरी कहां है, आप ये देखिए कि 57,000 के ऊपर लगातार हम क्लोजिंग देख रहे हैं निफ्टी बैंक की। लगातार दूसरे दिन क्लोजिंग हुई है और रिकॉर्ड हाई से आधे % के आसपास की दूरी होगी निफ्टी बैंक की। और ये है कि सरकारी बैंक तो चल ही रहे हैं, प्राइवेट बैंकों में भी माहौल अच्छा है और वेटेज के लिहाज से जो दो बड़े बैंक हैं इनको लेकर थोड़ी अच्छी खबरें आई हैं।
एचडीएफसी बैंक को लेकर उनकी बोनस वाली खबर आई कि नतीजों के साथ साथ वो बोनस इशू पर विचार कर सकते हैं। कि हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक में भी तेजी बनी। एसबीआई की क्यूआईपी वाली खबर थी कि 25,000 करोड़ रुपए के क्यूआईपी लॉन्च करेंगे, शाम होते होते कंफर्मेशन भी आ गया, उसका प्राइस भी आ गया, फ्लोर प्राइस। तो ये दोनों बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी बैंकों में भी हम देख रहे हैं कि बाकी बैंकों में भी माहौल अच्छा है। तो निफ्टी बैंक निश्चित तौर पर मजबूत है। और सबसे पहले ये मेरी राय यह है कि आप ना निफ्टी बैंक में शॉर्ट के मौके फिलहाल ना खोजें। अभी शॉर्ट नहीं है, अगर आपको कुछ करना ही है तो बाय ऑन डिप्स ही करना है निफ्टी बैंक में भी। और कोई भी अगर मान लीजिए गिरावट आती है 300-400 पॉइंट के आसपास की, तो आपके लिए ना एक बढ़िया, अगर आपने अभी तक इस पर पोजीशन नहीं लिया है तो एंट्री का एक अच्छा मौका बन जाएगा निफ्टी बैंक के लिए। सपोर्ट की बात करें, 56,500 तक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो जाके कोई ब्रेकडाउन आएगा। अदरवाइज आज के अगर हम सपोर्ट की बात करें, 56,800 के सपोर्ट से आप काम कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। और रेजिस्टेंस की बात करें, 57,500 पर रेजिस्टेंस है, तो ये करीब करीब 700 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। 57,500 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक नई टेरिटरी में निफ्टी बैंक चला जाएगा, नई रिकॉर्ड हाई बनाकर और ऊपर बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो निफ्टी बैंक मजबूत है। इस हफ्ते अब आज एक्सिस बैंक के नतीजे आएंगे, बाकी कुछ और बड़े बैंकों के नतीजे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजे भी पास ही हैं। और जो अपडेट्स आए थे Q1 के, यानी कि जून तिमाही के, वो तगड़े आए थे बैंकिंग स्टॉक्स के। तो मतलब कोई ऐसे आशंका बहुत कम है कि नतीजे यहां से कमजोर आए या कोई निराशा आए। क्रेडिट ग्रोथ देखिए, मतलब गिरते गिरते 9.5% के आसपास आ गई है, वहां से भी पिकअप की उम्मीद है। डिपॉजिट्स के आंकड़े भी अच्छे होंगे। एनपीएस ऑलरेडी कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो यहां से और आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी के फ्रंट पर बहुत ही अच्छा काम हुआ है। बार बार आरबीआई ने लिक्विडिटी का सपोर्ट दिया है, तो तमाम चीजें ही अच्छी हैं। तो निफ्टी बैंक भी बाय ऑन डिप है, शॉर्ट नहीं करना है। 56,800 का सपोर्ट है, 57,500 का ये रेजिस्टेंस आज हो सकता है कि काम करे इंडेक्स में। जी बिल्कुल अभिषेक, निफ्टी बैंक दोनों में ही जो है आप कह सकते हैं बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है। और जो ओवरऑल ट्रेंड है पॉजिटिव का है। लेकिन एक और ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, वो है हमारा शो का। एक्शन पैक शो है और पावर ट्रेड में जो एलिमेंट्स है उस पर भी जो है बहुत स्ट्रेंथ, और आपको यहाँ पे कमाई के मौके जो है हम लेके आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्नो फंडा एक्सपर्ट शरण लाने, इसके अलावा तपन दोषी भी जुड़ रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी फंडामेंटल टेक्स देने वाले स्टॉक्स पे और आपको बताएंगे कि कहाँ पे कमाई के मौके आते हैं। हमारे रिपोर्टिंग साइट से अंजलि जुड़ रही है, जहाँ पे वो एक्सक्लूसिव बताने वाली है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स पे सेबी की क्या कंसल्टेशन पेपर बता रहे हैं। वरुण हमें बताएंगे कि एसबीआई पे 25,000 करोड़ का जो क्यूआईपी आया उसका इम्पैक्ट एनालिसिस क्या है। और याद रखिए ये हमारे खबर पे मुहर भी लगी है। और अगर खबर की मुहर की बात करें तो अनुराग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ पे आईआरडीआई के जो नए नियम हैं उनके पूरे ड्राफ्ट अनाउंसमेंट्स देखने मिल रहे हैं। तो ये पूरा एक्शन पैक शो रहने वाला है और एक एक करके जो है हम इन सारे एलिमेंट्स को आपके सामने रखने वाले हैं। तो शरण, सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं। जिस तरह मार्केट सेटअप देखने मिल रहा है, लगातार कहेंगे कि 3 दिन से जो है ब्रॉडर इंडिसेस भी सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, 2 दिन से मार्केट भी ग्रीन पे क्लोज हो रहा है। तो अभी क्या सेटअप लग रहा है आपको निफ्टी का, उसके बाद आप निफ्टी बैंक भी बताएं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्टली तो अभिषेक जी ने काफ़ी हद तक तो सब समझा ही दिया है। निफ्टी के लिए मैं कहूँगा 25,250 बहुत इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला या 15 मिनट्स कैंडल उसके ऊपर ट्रेड करने को मिला तो आपको लग रहा है मोमेंटम चलता हुआ दिखाई देगा अप साइड के लिए अराउंड 25,400 तक। बैंक निफ्टी अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है आगे भी आउट परफॉर्म करेगा। जब पीएसयू बैंक्स नहीं चलते तो प्राइवेट चलते हैं, प्राइवेट नहीं चलते तो पीएसयू चलते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी को दोनों ही स्लोली ऊपर लेके जा रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई के लिए नियर लेके जा रहे हैं। तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। बिल्कुल। और शरण, आपके पिक्स क्या रहने वाले हैं? तो शरद, एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऑटो में भी काफ़ी अच्छे मूवमेंट आते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स और पीएसयू तो चल चुके हैं, तो मुझे आज लग रहा है एफएमसीजी और ऑटो में आपको मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो मेरा पहला पिक रहेगा टाटा कंज्यूमर। एक सपोर्ट पे खड़ा है 200 डे डीएमए के, वहाँ से अच्छी खासी रिवर्सल आने के चांसेस है। तो आप टाटा कंज्यूमर में बाय कीजिए। करंट प्राइस पे आपका टारगेट रहेगा 1101 टू 1121।
स्टॉप लॉस रहेगा 1061 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। सेकंड, नेस्ले भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो काफ़ी फास्ट आप 3 to 5% के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप नेस्ले में बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 2540 टू 2620, स्टॉप लॉस रहेगा 2380 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। और लास्ट पिक मेरा आज का रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल भी टेक्निकली भी। अभी करीबन 4 या 5 टाइम्स ये लेवल को स्टॉक ने टच किया है और मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। तो आप M&M में बाय कीजिए। टारगेट रहेगा 3266 और सेकेंड टारगेट रहेगा 3333, स्टॉप लॉस रहेगा 3126 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो 3 कॉल्स। शरण, टाटा कंज्यूमर पर आपके टारगेट्स बता दीजिए आप। टाटा कंज्यूमर पे टारगेट रहेगा 1101 टू 1121 और स्टॉप लॉस रहेगा 1061 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। चलिए, 3 कॉल्स हैं, 1112 के लेवल्स और उसके बाद 1121 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं टाटा कंज्यूमर में। FMCG पैक पर लगातार शरण लीलानी अपनी राय देते हुए और इसी कड़ी में नेस्ले पर राय 2620 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। कल के सत्र में करीब 2% की तेजी हमने देखी थी। एंड महिंद्रा पर भी अच्छा खासा एक्शन, 3333 के टारगेट्स, इजी टू रिमेंबर टारगेट 3333 महिंद्रा पर शरण की तरफ से आते हुए। ऑटो और इनफैक्ट ऑटो रियल एस्टेट ही 2 प्लेयर्स थे जो कि सबसे ज्यादा कल एक्शन दिखा रहे थे। तपन, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। वैसे तो कल ऐसा लग रहा था कि बाजार की तेजी की चाल जो है उसमें हर सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, लेकिन रियल एस्टेट और ऑटो सबसे आगे खड़े थे। और बाजार ने एक बात तो तय कर ली है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी बयानबाजी हो, किसी भी तरह के वॉलेटाइल मूव्स आए, लेकिन हमें हमारी तेजी की चाल या हमारी स्ट्रेंथ पर कायम रहना है। और कल सबसे बड़ा प्रमाण था इस चीज का। कैसे देख रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो, मार्केट टैक्स से तो पूरा अभी ऑफ कोर्स वी आर इग्नोरिंग जो ट्रम्प बोल रहे हैं। होपफुली एक नई डील आ जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ना वही डील की वजह से एक ट्रिगर आ सकता है। बाकी हम लोग रिजल्ट्स की बात करें, वही मार्केट ट्रिगर रहेगा। जिस तरह से आईटी के रिजल्ट रहे अभी तक ना इतने अच्छे नहीं आते। कल टेक महिंद्रा ने एक अच्छा खासा थोड़ा सरप्राइज दिया मैनेजमेंट कमेंट्री के थ्रू, लेकिन अदरवाइज आप देखें तो मिले जुले रिजल्ट है। और इस क्वार्टर में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ खास रिजल्ट आएंगे। आई थिंक Q2 विल बी मच मोर बेटर, क्योंकि वहां हमें रेट कट का जो बेनिफिट होगा वहां तब ट्रांसफर होगा, प्लस इन्फ्लेशन जो कम हुआ है। सो आई थिंक Q2 में भी बेटर। ये क्वार्टर मिक्स बैग ही रहेगा जिस तरह से जा रहा है। ऑफ कोर्स काफी आशा है बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कह सकते हैं ऑटो, रियल एस्टेट, उन सब में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में कि वहां कुछ नो हमें अच्छी खासी कमाई देगी। वो आज हमें पता चलेगा किस तरह से आज शाम को रिजल्ट आ रहे हैं एक्सिस बैंक उन पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टर है उनको आई थिंक डोमेस्टिक सेगमेंट्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, सेक्टर्स में, क्योंकि वहां ही मुझे एक तरह से रिजल्ट अच्छे लगे। जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां अभी भी नमी लग रही है, क्योंकि ग्लोबली इतना पता नहीं क्या होने वाला है। ट्रम्प के बयान भी पता नहीं चल रहे। सो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए और नो वहां रिजल्ट ठीक ठाक लगेंगे। जो मैंने सेक्टर्स बोले वहां मुझे लग रहा है कि वहां ठीक ठाक रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक फोकस्ड स्टॉक्स पर वहां पर आप फोकस करके चलिए। और आज के हम नतीजों की बात करें तो निफ्टी में विप्रो, एक्सिस बैंक, जियो फाइनेंशियल पर नजर रहेगी। साथ साथ HDFC AMC, LTI माइंडट्री, पॉलीकैब, C8, इंडियन होटल्स, ये कुछ और नंबर से जहां पर आज नजर रहने वाली है। तो 18 स्वदेश पर आप बने रहिएगा। दिन भर हम कंप्लीट कवरेज करते हैं और अनबायस्ड तरीके से हम सारे के सारे नतीजों का, खबरों का एनालिसिस भी करते हैं। ये सारे नतीजे, इसके लिस्ट आपके स्क्रीन पर। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जयनाम ब्रोकिंग के किरण जानी। किरण जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। किरण जी, बताइए आपका फोकस आज कहां पर है और क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो काफी एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। नो डाउट वीकली एक्सपायरीज के कारण हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, बट वो पॉजिटिव रेंज ही है। ओवरऑल रेंज हम मार्केट की बात करें तो 25,000 से 25,200 है। कल हमने देखा 200 के ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन है। तो देयर आर चांसेस कि हम वापस एक अपवर्ड रैली 25,700 तक देख सकते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंड आईटी, ये दोनों स्टॉक्स हमें, मतलब ये दोनों सेक्टर हमें लग रहे हैं कि काफी अच्छा कर सकते हैं। कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग ऑल्सो। सो एसबीआई, इफ यू रिमेंबर, हमने मंगलवार के दिन भी डिस्कस किया था 810 के आसपास। वी सजेस्टेड टू गो लॉन्ग ऑन ओपनिंग कॉल्स।
हम देख रहे हैं कि 831 के आसपास एसबीआई लॉन्ग कर रहा है, हम उसी को रीरेट कर रहे हैं कि भाई एसबीआई एट करंट मार्केट प्राइस है, कोई भी डिप आता है 825 तक तो वहां पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 815 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जो टारगेट है, जो हमारा 840 का टारगेट था, उसको हम रीरेट करके अभी 870 का टारगेट कर रहे हैं। सो 1 से 2 दिन में 870 तक के टारगेट एसबीआई में आ सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 815 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है या तो सेक्टर है वो है आईटी। आईटी के अंदर हमने देखा टीसीएस के रिजल्ट के बाद एक नरमी सी आई हुई है, लेकिन लार्ज कैप आईटी लाइक विप्रो एंड इन्फोसिस अभी भी हमारे प्रेफर्ड पिक है। सो आई वुड लाइक टू गो विद द इन्फोसिस ओनली। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो 100 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। साथ ही साथ 50 दिन का मूविंग एवरेज में भी वहां पे सपोर्ट दिख रहा है, तो 3 मूविंग एवरेज का एक क्लस्टर सपोर्ट है। अगर आप आरएसआई या तो मोमेंटम इंडिकेटर की बात करो तो वहां पे एक क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। कल वॉल्यूम के साथ, कल एंड परसों, मतलब कल डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ वापस स्टॉक में हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम किया है। तो 1600 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे यहाँ पे। 1 से 2 दिन में 1650 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 1590 हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा। तो बैंकिंग एंड आईटी हमें लग रहा है, हालांकि ये कॉन्ट्रास्ट स्टॉक सेक्टर है, बट दोनों कलेक्टिवली रैली यहाँ से दे ऐसा हमें लग रहा है। जी एग्जैक्टली हम थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि दोनों के दोनों सेगमेंट में आपको मौके खोजने चाहिए और बाजार को सपोर्ट करने का काम ये करेंगे। वेटेज के लिहाज से भी अगर दोनों को क्यूमुलेटिव अगर वेटेज देखा जाए तो 26% बैंकिंग फाइनेंशियल का है और 12-13% के आसपास का आईटी का है। तो करीब करीब 35% से ज़्यादा की वेटेज 38% के आसपास का वेटेज अकेले इन 2 सेक्टर्स का है निफ्टी में। तो एसबीआई के लिए जो सलाह है 825 के आसपास मिले तो अच्छा है, बाय ऑन डिप करना है आपको। 815 के स्टॉप लॉस से 870 की टारगेट रख के चलना है। और इन्फोसिस आपको खरीदना है 1590 का स्टॉप लॉस, 1650 के टारगेट। इन्फोसिस के जो नतीजे आने वाले हैं, आज है 17 तारीख, 23 तारीख को आएंगे इन्फोसिस के नतीजे। उसके पहले पहले आपके लिए एक ये ट्रेड मिल रहा है। और आईटी में हम देख रहे हैं कि टीसीएस के नतीजों, टीसीएस और एचसीएल के निराशाजनक नतीजों के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट पैदा हुआ है। और आज टेक महिंद्रा के जो नतीजे हैं वो भी बाजार को सपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड हो गए किरण जी की तरफ से। लेकिन टेक महिंद्रा के नंबर्स किस तरह के आए, अनुमान कैसे थे, उसके मुकाबले कैसे आंकड़े कंपनी ने पेश किए, जरा ये समझ लेते हैं। और बाकी भी जो खबरों वाले शेयर हैं वो भी शरद से जानेंगे। शरद बताइए, आज टेक महिंद्रा के अलावा और कहां कहां पर फोकस रहने वाला है बाजार का? जी बिल्कुल अभिषेक, अर्निंग्स पे तो जो है नज़र रहने वाली है, लेकिन आपने जो थोड़ी देर पहले लिस्ट बताई थी कि कितने सारे आज अर्निंग्स आने वाले हैं। वायदे बाजार के जो है 6 अर्निंग्स आएंगे, निफ्टी के भी 2 या 3 जो है अर्निंग्स आने वाले, उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन अर्निंग स्पेसिफिक टेक महिंद्रा, हमने कल कहा था कि स्टॉक में जो है डार्क हॉर्स हो सकता है। यहाँ पे देखें तो मिले जुले नतीजे आए, लेकिन मार्जिन अबव एस्टिमेट आया और कंपनी की कमेंट्री भी स्ट्रेंथ है। बोल रहे कि वित्त साल 2026 का ग्रोथ जो है वित्त साल 2025 से ज़्यादा होने वाला है। तो ऑफकोर्स कुछ बाइंग मोमेंटम और भी आज देखने मिल सकती है। जिस तरह नास्डैक अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग्स पे बंद हो रहे हैं, तो उस पर भी एक आईटी सेक्टर की पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकती है। एसबीआई हमारा दूसरा स्टॉक रहने वाला है, इस पर ऑफकोर्स डिटेल पे भी बात जो है वरुण करने वाले हैं। 25,000 करोड़ का जो है QIP इन्होंने लॉन्च कर दिया है, स्टॉक के लिए ऑफकोर्स सपोर्टिव रहेगा। एंजल वन की बात करें तो आज एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है ये स्टॉक। अब देखिए यहाँ पे जो अर्निंग्स है कमज़ोर दिखने मिली है, और ये जो है शुरुआत हो सकता है बाकी सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जैसे कि BSE, CDSL, मोतीलाल ओसवाल, इनके भी नतीजे जो है कमज़ोर आ सकते हैं, खासकर कि ब्रोकिंग सेगमेंट के कंपनीज पे। यहाँ पे पैट की बात करें तो 34% से ज़्यादा का सिक्वेंशियल डिग्रोथ है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो और ज़्यादा गिरावट है 60% का। तो जो सेबी रेगुलेशंस आ रहे हैं, जिस तरह FNO टर्नओवर कम हुए, वो अब आपको इम्पैक्ट जो है ब्रोकिंग स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। लेकिन ऑफकोर्स वेल्थ मैनेजमेंट और AMC स्टॉक्स वो अलग चीज़ है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, लार्जली न्यूट्रल रहेगा क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो है। एल्कोवा के नतीजे आए, बेटर दैन एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, लेकिन जो शिपमेंट्स का गाइडेंस है वो उन्होंने गिरा दिया है। मारुति सुजुकी के लिए न्यूट्रल इम्पैक्ट है। अब 6 एयरबैग्स जो है, अगर आप ट्रैवल करने हैं अर्टिगा और बेलेनो के गाड़ी में, अब आपको 6 एयरबैग्स लगेंगे, और इसके कारण जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। 1 से 4% अर्टिगा का बढ़ेगा और हल्का सा बढ़त 0.5% बेलेनो में बढ़ने वाला है। लुपिन के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एक ऑप्थेल्मिक ड्रग जो आँख के ट्रीटमेंट की ड्रग होती है, एक टाइप से आई ड्रॉप होती है, US मार्केट में वो लॉन्च करने वाले हैं, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। वही गोदरेज प्रॉपर्टीज इंटरेस्टिंगली एक Tier 3 सेगमेंट में एंट्री कर रहा है। यहाँ पे देखिए तो 50 एकड़ लैंड प्लॉटेड डेवलपमेंट रायपुर में कर रहा है, छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टेरिटरी है जहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए 9.5 लाख
स्क्वायर फीट का ये टोटल एरिया रहने वाला है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। हिंदुस्तान जिंक के लिए बात करें तो प्रेफर्ड बिडर रहने वाला है दो इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स के, हेलाइट और पोटैश, एक टाइप से आप कह सकते हैं मेटल्स मिनरल सेगमेंट पे है, अनाउंसमेंट है, पॉजिटिव है। वही रैमको सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कमीशन की है अपनी नई प्रोजेक्ट, रेलवे साइडिंग वाली प्रोजेक्ट है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और आखिर में ग्लेनमार्क फार्मा पे भी नज़र रखिएगा। स्टॉक हमने देखा कि स्टॉक में बहुत अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी आ गई थी एबवी के डील के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी ने एक कॉन कॉल किया। कॉन कॉल में सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा कि जो मार्जिन गाइडेंस है वित्त साल 2026 का, उसको वो बढ़ा दिए हैं, अब वो 23% का रहेगा। करंट अगर आंकड़े की बात करें तो वो 18% का है, तो आप सोचिए 5% का मार्जिन गाइडेंस बढ़ा दिया गया है कंपनी के तरफ से। तो आज स्टॉक में जो है पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आएंगे। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको ज़रूर एक्शन दिखेगा। जी बिल्कुल। तपन, एक बार ज़रा ग्लेनमार्क फार्मा पे नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स हमने तो ये अनाउंसमेंट कर दी इन्वेस्टर डे के बारे में और मार्जिन गाइडेंस में अप मूव आया, लेकिन एक आईपीएम डेटा भी आया जून के महीने में, उसके भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ आई है, 11.5% जो इंडस्ट्री ग्रोथ था, तो इसमें ग्लेनमार्क फार्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा में और भी पोजिशनली जो है देखिए पॉजिटिव फंडामेंटल न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा पे, तपन? जी शरद जी, देखो ग्लेनमार्क फार्मा ऑनेस्टली जो बीच में एक डिस्कवरी आई थी वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव, आपने देखा था 10% का मूवमेंट उस टाइम पे भी आया था, फिर एक यूएस एफडीए के इशू के वजह से वापस हो गया था। लेकिन जो ये कमेंट्री आपने बताया कि 23% का उन्होंने नो अपना टारगेट दिया है गाइडेंस का, तो वो बहुत है मार्जिन के लिए, क्योंकि ये एक तरह से 5% अपमूव बहुत अच्छा होता है। और ये 2 साल से ना काफी हद तक क्लीन फॉर्मेट में आगे एक्सपांशन भी कर रहे हैं, और वो आर&डी और काफी हद तक उनकी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स उनके ऑलरेडी पाइपलाइन में, और ए फार्मा पाइपलाइन में वो काफी हद तक आगे निकल चुके हैं। जो उनका प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, और यूएस में भी अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो रही है। तो एशिया इमर्जिंग मार्केट में भी उन्होंने बताया, मैंने लास्ट सुना था कि उनका ना मार्केट एक्सपांशन हो रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा ओवरऑल अभी के जो रिसेंट न्यूज़ थे उसके हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, और जो एक यूएस एफडीए का जो वार्निंग लेटर है वो आई थिंक वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया आई थिंक बने रहना चाहिए, और एवरी डिप्स ये बाय कर सकते हैं इस स्टॉक में। फार्मा न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट और इसके लेवल्स की अगर बात करें, इन स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढे ज़रूर जा सकते हैं स्टॉक में। बाजार खुलने के साथ साथ स्टॉक पर फोकस रहेगा। इन्वेस्टर डे में मैनेजमेंट के बड़े अनाउंसमेंट्स के चलते आज हो सकता है कि स्टॉक में एक मूव ज़रूर दिखे, लेकिन नतीजों की बात करते हैं। और जहां हमने आपके सामने नंबर्स रखे हैं, इनफैक्ट आज भी एक बड़ी लिस्ट है वायदा बाजार की 6 कंपनियां, निफ्टी की इंपॉर्टेंट कंपनियां और कैश की कंपनियां जिसके नतीजे आने वाले हैं। लेकिन जो नंबर्स आ गए हैं, टेक महिंद्रा के नंबर्स पेश हुए हैं, और टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के बाद टेक महिंद्रा के नंबर्स का इंतज़ार था। ये नतीजों की अगर बात करें, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। एक राय किरण जी आपसे जानना चाहेंगे, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस इनफैक्ट आपके फोकस रेडार पर है, आईटी सेक्टर पर आपने एक नज़रिया भी दिया, लेकिन टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हफ्ते में फिर कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन्फोसिस, ये तमाम के नंबर्स आने वाले हैं। इन्फोसिस पर तो टेक आपने दिया, लेकिन टेक महिंद्रा पोस्ट रिजल्ट्स किस तरह का इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए? तो टेक महिंद्रा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के बाद हमने देखा था, और बिफोर इवन टीसीएस का रिजल्ट आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आईटी के अंदर थोड़ा नर्वसनेस दिख रहा है। ओवरऑल टेक महिंद्रा का चार्ट देखे हम तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें 1600 के आसपास देखने को मिला था, उसके बाद 1750 तक स्टॉक गया था, वहां से वापस नीचे में वो उसने 1550 का लेवल टच किया, जहां पे 100 डेज की मूविंग एवरेज लास्ट 2 दिन से वापस से हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर आ रहा है, और 1600 के ऊपर जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर सस्टेन्ड है। एक चीज इंटरेस्टिंगली ये है कि लास्ट टाइम जब उसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था तब उसका स्टॉप लॉस था वो 1540 था, अभी भी वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और वो लेवल को टच नहीं किया। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो बनाया है या तो फिर 1535 का आप रखिए, और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है वापिस से 1750 तक जा सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग करके बने रहना चाहिए जिनके पास है, या नई खरीदारी भी करनी चाहिए। 1540 1530 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 1750 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर पोजीशन है
एक्ट रखें, स्टॉप लॉस 1540-50 के मेंटेन कीजिए। नीचे के स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। आईटी स्पेस पर कन्वेक्शन वापस लौटता हुआ एटलीस्ट नजर जरूर आ रहा है। लेकिन आशीषा है हमारे साथ ब्रोकरेज हाउसेस की सारी रिपोर्ट्स लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेजेस के रेडार पर आज क्या कुछ है? बिल्कुल, सबसे पहले टेक महिंद्रा पर ही नजर डालेंगे, जहां पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। मोतीलाल ओसवाल उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 2000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। याद रखिए, नतीजे ठीक ठाक थे और मैनेजमेंट ने अपनी मार्जिन गाइडेंस लॉन्ग टर्म की रीइटरेट की है। 15% का एस्पिरेशन है उनका गाइडेंस के तौर पर। नुवामा ने टारगेट प्राइस 1300 रुपये प्रति शेयर का रखा है और उन्होंने भी रेड्यूस की रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि FY 26 और 27 के एस्टिमेट्स उन्होंने घटाए हैं। अर्निंग्स और EPS एस्टिमेट्स रेड्यूस की रेटिंग बरकरार, 1300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने टेक महिंद्रा पर दिखा है। एंटी की बात करें तो उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार, 1725 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य एंटीक ने रखा है। उन्होंने एस्टिमेट्स में कोई बदलाव नहीं किए। तो ब्रोकरेज हाउसेस ने ज़्यादा कोई अपग्रेड या डाउनग्रेड टेक महिंद्रा के नतीजों के दम पर नहीं किया है। इसके अलावा JSW स्टील की भी रिपोर्ट आई है। JSW स्टील पर रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल की। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार, 1180 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने JSW स्टील पर रखा है। उनका मानना है कि फेवरेबल मैक्रोस के चलते मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है JSW स्टील। याद रखिए, इनके नतीजे कल शाम को पेश होंगे। उन्होंने कहा कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी FY 26 और 27 में रिपोर्ट कर पाएगी और इसके अलावा मार्जिन्स भी आगे चलते हुए इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो JSW स्टील पर यह रिपोर्ट नतीजों के पहले मोतीलाल ओसवाल की, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी आज एक्शन दिखेगा। आशीषा, धन्यवाद। इम्पॉर्टेंट ब्रोकिंग टेक्स पे जो है आपने नज़र डाला और खास करके टेक महिंद्रा पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक और स्पेस है जिस पे जो है फोकस है, वो खास करके भारत के जो ऑफिस स्पेस आउटलुक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें तो इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छा आ रहा है। GCCs की बात करें या फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस स्टेशंस की। शरण, ये स्पेस को आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं ऑफिस स्पेस पे, और क्या इस जो है निटिग्रिटीज़ है ज़रा बताएंगे? शरद जी, अगर इसकी स्पेस की बात करें तो फ्यूचर आउटलुक इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं सिंगल लीजिंग से, किसको आज सिंगल लीज में नहीं जाना है, सबको एक कोवर्किंग स्पेस में अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ जाना है। आप खाली इंडस्ट्री की मैं अगर छोटी सी आउटलुक बोल दूँ, Q1 के आउटलुक 21 मिलियन स्क्वायर फीट के ट्रांजैक्शन हुए। जितने टोटल ट्रांजैक्शन थे 26% ट्रांजैक्शंस खाली कोवर्किंग स्पेस में, वो भी क्योंकि इनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट ऑलरेडी 85% हो चुकी है। मैक्सिमम आसपास इंडस्ट्री की 90% कैपेसिटी होती है। तो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड और सप्लाई कंस्ट्रेंट मार्केट, और जिस हिसाब से लोग वॉल्यूम आ रही है इंडस्ट्री में, मुझे लग रहा है एक्चुअली सिंगल लीज का एक्चुअली कोडैक मूवमेंट आ चुका है, जहाँ पे लोग छोड़ते हुए सिंगल लीज और सिंगल ऑफिस को छोड़ते हुए कोवर्किंग स्पेस और टुवर्ड्स कोवर्किंग इंडस्ट्री के टुवर्ड्स जाने वाले हैं। तो इसका मतलब फ्यूचर कोवर्किंग स्पेस है। Yes, definitely, सिंगल लीजिंग का कोडैक मोमेंट आ गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि चाल चलन खत्म हो रहा है कोडैक मोमेंट की बात करें। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ कंपनीज भी हैं यहाँ पे, क्या आपकी कुछ कंपनीज आपको अच्छे लग रहे हैं, और अगर है तो उसके क्या रिकमेंडेशन रहेंगे? तो डेफिनेटली शायद एक कंपनी मेरे ध्यान में आई है, EFC लिमिटेड, पुणे बेस्ड हेडक्वार्टर्ड कंपनी। अभी इनकी बात करें तो काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन किया है लास्ट 3 इयर्स में इन कोवर्किंग स्पेस। अभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें, मैं कंपनी का पढ़ रहा था, करीबन 20,000 सीट्स पर ईयर डाल रहे फॉर FY 26, 27, 28, नियरली कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। और ये इंडस्ट्री में क्या है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट है फिट आउट्स एंड फर्नीचर। अभी कंपनी को अपना खुद का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिट आउट सेगमेंट है। तो लिटरली ये कोवर्किंग स्पेस में भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं एंड डेफिनेटली अपने आप को ही सप्लाई कर रहे हैं, तो मार्जिन और बढ़ जाएंगे। तो मार्जिन और बढ़ते हुए कंपनी के मुझे बहुत फ्यूचर फंडामेंटली भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देखें रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छे है आगे वाले 3 साल के लिए, क्योंकि डबल कर रहे हैं कैपेसिटी। तो इंडस्ट्री आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं और रेवेन्यू विजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट शरद, आप देखें ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 100% Q-on-Q ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो आउटलुक बहुत ही अच्छा है। अभी टेक्निकल व्यू की बात करें, अगर देखें सारे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी, और काफ़ी लास्ट 3 मंथ्स में देखें काफ़ी अच्छी अक्यूमुलेशन देखी गई है। अभी इसमें एक स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। आप खरीदे 330 to 310 के आसपास,
स्टॉप लॉस ज़रूर डालिए 290 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। आपके टारगेट रहेंगे 370 टू 410। ये शरद खाली इमीडिएट टारगेट है, आप और भी अपसाइड देख सकते हो जिस हिसाब से काफ़ी समय से एक 350 360 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा आपको बहुत अच्छे मूव आते हुए दिखेंगे। बस स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की बजाय सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स की रणनीति ईएफसी की तरफ से सेक्टर में भी अप मूव देखने मिल रहा है और कंपनी में भी जो है आउटलुक ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ की बात करें तो बैंकिंग नेम्स में जो है स्ट्रेंथ देखने मिला है, खासकर कि पीएसयू बैंक्स में। तपन ज़रा एक बार पीएसयू बैंक्स पे देखें, कल स्टॉक्स में तेज़ी भी देखने मिली थी और जिस तरह एसबीआई की अनाउंसमेंट आई खास करके इनके जो कैपिटल एक्सपेंशन प्लान है, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तेज़ी आई, पीएसयू बैंक्स में देखने मिला। निफ्टी बैंक को भी थोड़ा सपोर्ट किया, हालांकि आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक पे हमें मोस्टली चर्चा करते हैं, बट कल कहानी अलग था। तो किस तरह आप देख रहे हैं अब पीएसयू बैंक्स को तपन अभी? जी सर जी, देखो पीएसयू बैंक में तो मेरा काफी पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन के डेटा आया 2.1%, तो यहाँ से लग रहा है कि आरबीआई और इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट तो हमने सोच के ही रखा था, शायद उससे भी ज्यादा हो, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और पीएसयू बैंक्स को डायरेक्टली फायदा होता है जब भी रेपो रेट कट होता है ना, तो प्राइवेट बैंक से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो लैंडिंग रेट जल्दी काटते हैं। और अब कुछ भी बोल दो, क्रेडिट ग्रोथ हमेशा पीएसयू बैंक का ज्यादा रहता ही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे पीएसयू बैंक अप आ रहे हैं, और ये 2 क्वार्टर भी मुझे ऐसा लगे कि रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक रहेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी प्रीफरेबल पिक है, तो ऑफकोर्स एसबीआई मेरा हमेशा प्रीफरेबल पिक है, लेकिन वो हिला नहीं है काफी टाइम से। लेकिन ये जो 25,000 करोड़ का जो अभी जो क्यूआईपी कर रहे हैं, आई थिंक उससे भी उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखो तो एनपीए काफी कंट्रोल में, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैट भी अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर पिछली बार जो देखा था मिड 20s में ऑलमोस्ट ग्रोथ हुआ है। सो मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जैसे रेपो रेट का होता है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कॉम्प्रेस होता है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ अगर 15 से 20% रहा तो वो कॉम्पनसेट कर लेगा, तो वहां एक बेनिफिट है। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट रहेगी, एटलीस्ट ये साल तो लग रहा है कि एसेट क्वालिटी मेंटेन करेगी। आगे जाके जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तो एनपीए में थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी वी कैन सी दैट 3-4 क्वार्टर्स आफ्टरवर्ड्स। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी पीएसयू में ठीक ठाक चल रहा है। तो आई थिंक पीएसयू ओवरऑल एज अ बास्केट मुझे अच्छा लगा है, और वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड अगर इनमें इन्वेस्ट किया हो तो। ये एक टेक और इनफैक्ट एसबीआई की जहां बात चली है, शरण, आई थिंक लास्ट वीक इटसेल्फ एसबीआई पर आपने अपनी कॉल्स दी थी, रिविजिट करना चाहेंगे? यस मानसी, मैं तभी भी लास्ट थर्सडे मैंने कॉल दी थी, बाय कॉल। तभी अभिषेक जी भी पूछ रहे थे चलेगा क्या नहीं, चलेगा क्या नहीं। आज टारगेट हिट हो गया कल के डेट में, तो अभिषेक जी कल टारगेट हिट हो गया एसबीआई का, और जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लग रहा है आप 850 के भी लेवल्स देख सकते हैं आने वाले समय में। 850 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं और एसबीआई ने चलना शुरू किया है, लेकिन पिछले हफ्ते से ही हमारे एक्सपर्ट के फोकस रेडार पर था, और इसीलिए लगातार हम कहते हैं कि ईटिनाउ स्वदेश पैनी नज़र रखता है हर वो खबर पर जो आपके फायदे की है, और इसीलिए ईटिनाउ स्वदेश के साथ लगातार बने रहें। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव लेकर आएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, बाजार पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत, गिफ्ट निफ्टी में करीब 30 अंकों की तेजी, 25,250 के ऊपर लगातार दूसरे महीने एक्सपोर्ट गिरने से जापान का बाजार नीचे करीब 60 अंक नीचे। हांगकांग ने भी गंवाई तेजी, लाल निशान में फिसला, लेकिन चीन के बाजार सपाट। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के साथ डील जल्द पूरी होने का दावा, कहा डील पर भारत के साथ बातचीत जारी, इंडोनेशिया की तरह होगी भारत के साथ डील। ट्रेड डील पर यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता संभव। जून तिमाही में टेक महिंद्रा के मिले जुले नतीजे आए सपाट, मुनाफा 2% गिरकर 1141 करोड़ रुपए। मैनेजमेंट ने अगली तिमाही में अच्छी ग्रोथ का जताया भरोसा। जून तिमाही में एंजल वन की कमजोर नतीजे आए, 19% घटकर 1141 करोड़ रुपए, मुनाफा 61% घटकर 114 करोड़ रुपए। मार्जिन पर भी दिखा दबाव। निफ्टी में आज विप्रो, एक्सिस बैंक और जियो फाइनेंशियल जारी करेंगी नतीजे। एचडीएफसी, एएमसी, एलटीआई इन्वेंट्री, पॉलीकैब, सीएट और इंडियन होटल्स के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। क्यूआईपी के जरिए एसबीआई जुटाएगा 25,000 करोड़ रुपए। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 811 रुपए तय, कल 830 रुपए के क्लोजिंग से 2.25% का डिस्काउंट। और डेक्सन टेक का चीन की चॉन्गकिंग
यूहाई के साथ जेवी मिलकर लैपटॉप, मोबाइल फोन, आईओटी और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगी। जेवी में डिक्सन टेक की 74% हिस्सेदारी। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट जी हमारे साथ हैं। शरल नीलानी हैं, किरण जानी हैं और इसके अलावा तपन दोषी हैं जो आपको फंडामेंटली शेयरों को लेकर गाइड कर रहे हैं। आज के लिए संकेत अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। हालांकि एशियाई बाजारों की चाल थोड़ी सी नरम है। हांगकांग जो ऊपर खुला था, हांगकांग ने अपनी तेजी गंवा दी है और लगातार दूसरे महीने में एक्सपोर्ट गिरने के चलते जापान के बाजार निक्की में भी हम देख रहे हैं कि 60 अंकों के आसपास की नरमी पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। अमेरिका में फ्यूचर्स भी थोड़े थोड़े से नरम ही खुलने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में देखिए प्री ओपन की शुरुआत हो जाएगी करीब करीब सवा दो मिनट के बाद और उसके बाद प्री ओपन के टिक्स आ जाएंगे। 25,200 के ऊपर हम लगातार 2 सत्र से देख रहे हैं कि क्लोजिंग हो रही है। 25,200 के आसपास परसों हुई थी, कल 25,200 के ऊपर हुई थी। आज एक और शेयर फोकस रहेगा और वो होगा एमएनएम का शेयर। एमएनएम में कल हमने देखा शरण की लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आई और परसों हम चर्चा कर रहे थे कि टेस्ला ने अपनी ईवी उतार दी है भारत में। हालांकि जो प्राइस है वो 60 लाख का है, तो मतलब थोड़े से लग्जरी वाले रेंज में चला गया है। मतलब एमएनएम को ऐसा कोई कंपटीशन मिलने वाला है नहीं। फिर से 3200 रुपए के भाव है एमएनएम ने अचीव कर लिए हैं। क्या टारगेट आप देख रहे हैं यहां से? टॉपिक यही है, टारगेट तो दे दिए 3333 और आप एक अगर कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग की भी बात करें, आज आप रास्ते पे उतरे, राइट देखो लेफ्ट देखो, सब जगह खाली महिंद्रा की गाड़ी दिखती है। स्पेशली उनकी जो 2 न्यू ईवीज आई है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छे इनको ऑर्डर्स आए हैं। एक्चुअली काफ़ी डिले चल रहा है, 3 to 6 मंथ्स डिलीवरी दिखा रहा है। उस हिसाब से ही पता चलता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे इंप्रूव होने वाले आने वाले समय में। टेक्निकली अभी 3200 को करीबन 5 से 6 बार टेस्ट कर लिया है। मुझे लग रहा है आज या आने वाले 2-3 दिन में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। टारगेट तो मैंने दे दिया है। लॉन्ग टर्म भी अगर किसे करना है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं कंपनी का। आउटलुक भी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा लग रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर। और आप अडेप्टेशन देखें, लोगों को पसंद आ रही है, लोग खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी ने लॉन्च कर लिया है और खाली बातें चल रही है। आप राइट देखो लेफ्ट देखो, सब बाजू इनकी ही गाड़ी दिख रही है। तो ओवरली फंडामेंटली भी कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बोलो, टेक्निकल तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। तीनों को देखते हुए मुझे स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेहतरीन स्टॉक है। टारगेट वगैरह शरण ने दे दिए हैं और शरण आपको बधाई भी। एसबीआई हम कह रहे थे कि नहीं 825 पार करे, एक सवाल है, लेकिन 830 की कल हमने क्लोजिंग देखी है और आप 850 के टारगेट दे रहे हैं। किरण जी के जो टारगेट हैं 870 के हैं एसबीआई के। तो एसबीआई भी बाजार को आज सपोर्ट करने का काम करेगा। तो ये शेयर भी आज फोकस में निश्चित तौर पर रहने वाला है क्योंकि क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब तक का ये सबसे बड़ा क्यूआईपी है अगर हम भारत की बात करें तो। और 2017 के बाद इक्विटी के जरिए ये फंड रेज कर रहा है और कल बेहतरीन सत्र रहा है एसबीआई के शेयर के लिए और निफ्टी का ये टॉप गेनर में भी शामिल रहा। 830 के ऊपर क्लोजिंग हमने देखी है। इसके अलावा एक और शेयर जो फोकस में रहेगा, तपन जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। एंजल वन के नतीजे कमजोर आए। हालांकि हमने देखा कि जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद जब सारे के सारे शेयर गिरे, मार्केट वाले रिलेटेड जो शेयर थे बीएसई, एंजल वन, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ भी लौट रही है। थोड़ी रिकवरी की कोशिश है, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं, मुनाफे में 61% की गिरावट, आय 19% गिरी, नंबर्स कमजोर है। एंजल वन आज कमजोर शुरुआत के देखिए संकेत दे भी रहा है। प्री ओपन के जो टेक्स आए सीधे 10% नीचे के। देखते हैं कि आगे कितना ये संभलता है। प्री ओपन में इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका व्यू क्या होगा एंजल वन को लेकर? बाय ऑन डिप करना है या फिर स्टे अवे, दूर रहे इससे? अभिषेक जी देखो, ये दिखाता है कितना साइक्लिकल बिजनेस है ये, एटलीस्ट ब्रोकिंग बिजनेस। आप देखिए कि किस तरह से वॉल्यूम गिर गए और ये पता था कि वॉल्यूम गिरने वाला है। वो आप देखो एस्टिमेट्स में भी ये काफी हद तक बोला गया था कि ये वॉल्यूम गिरेंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। चलो ये क्वार्टर तो पता था कि वॉल्यूम गिरने वाले और ये अच्छे खासे गिरे, लेकिन आगे जाके भी जेन स्ट्रीट का मामला ये मंथ में ही हुआ है। अब जेन स्ट्रीट के बाद वापिस वॉल्यूम एफएनओ में गिर रहे हैं,
तो वहां भी अगर प्रॉब्लम रही, और आई थिंक एंजल भी वहां से काफी हद तक उनका वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वहां भी अगर आप देखो तो अगर वॉल्यूम या तो कम ही रहेंगे या तो और गिरेंगे तो फिर प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, तो यहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है। और ये काफी मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट अच्छा चला तो चलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। देखो उम्मीद तो सबको लगती है कि कैपिटल मार्केट है तो ये लीनियर वे में ऊपर जाना ही चाहिए, लेकिन नो जिस तरह से वॉल्यूम है, लेकिन ये दिखा था कि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, और इसके वजह से आप प्राइस मूवमेंट भी देखो एंजल का काफी टाइम से इतना वॉलेटाइल ही रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी इनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जेन स्ट्रीट का मामला ये क्वार्टर में हमें पता चल गया कितना बड़ा मामला था, और उसके वजह आई थिंक मैंने कल भी एक देखा कि और एक एफआईआई ने बैकआउट कर दिया जेन स्ट्रीट के वजह से, तो ये सब चीजें रहेगी, तो वॉल्यूम कुछ एक दो क्वार्टर थोड़े कम रह सकते हैं। प्लस अभी देखिए यहाँ कोई भी ब्रोकिंग हाउस में अभी ये एंजल भी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, वहां स्टेबल अर्निंग रहती है, तो किस तरह से एंजल अभी वेल्थ मैनेजर की तरफ मूव करेंगे। नहीं तो अगर ब्रोकिंग उनका मेन बिजनेस रहा तो वहां वॉलेटिलिटी इस तरह से देखेगी, तो एज ए इन्वेस्टर यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर इस वॉलेटिलिटी में आपको पता नहीं चले, कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलते नहीं है, तो यहाँ मेरे हिसाब से जब तक वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ पूरा जाए नहीं, और या तो ये एफएनओ के वॉल्यूम वापस ना आए, आई थिंक वेट करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए लेने की। एक आध क्वार्टर मुझे और लग रहा है कि शायद पेन रहेगा, नेक्स्ट सीजन देख के फिर वी कैन टेक अ डिसीजन, अदरवाइज अभी के लिए तो मेरे तरफ से अवॉइड रहेगा। एंजल वन को अवॉइड करने की सलाह है, कमजोरी के साथ खुलेगा, लेकिन जो झटका प्री ओपन में देखा उतना नहीं होगा। देखते हैं कितनी गिरावट पर शुरुआत होती है, लेकिन एसबीआई का शेयर फोकस में रहेगा, और फोकस में मतलब खबर के चलते भी है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स ने जो टारगेट दिए हैं 850 के टारगेट शरण के, और किरण जी के टारगेट हैं 870 के, तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, और ये फंड रोज कर रही है। अब कई साल तक इसको कैपिटल को लेकर जो दिक्कतें हैं उसका सामना करना नहीं पड़ेगा। ये कुछ रेगुलेटरी चीज़ें थी, उसके चलते ये डिसीजन लेना पड़ा 25,000 करोड़ रुपए की क्यूआईपी का। इसकी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? डेफिनेटली, तो देखिए देश का सबसे बड़ा क्यूआईपी अब तक की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में 25,000 करोड़ का जो है वो यहाँ पे एसबीआई ने लॉन्च कर दिया है, और इनफैक्ट 2017 के बाद इस रूट से एसबीआई की खुद की ये अब तक की सबसे बड़ी यहाँ पे फंड रेजिंग है। तो जो फ्लोर प्राइस रखा गया है इस क्यूआईपी का वो करीब 811 रुपये के आसपास का, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 2.3% के आसपास के डिस्काउंट पर रखा गया है, और कंपनी ने कहा है कि 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे क्यूआईपी में दे सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो बैंक की बैलेंस शीट पे पड़ेगा। नो डाउट बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होगी, लेकिन क्योंकि इक्विटी के थ्रू ये पैसे आ रहे हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के टियर 1 कैपिटल पे होता है, जिसमें बढ़ोतरी होगी 12.1% बढ़ के करीब 12.95% के आसपास आ जाएगा। इसके साथ साथ इसका असर जो है वो कंपनी के नेटवर्थ पे भी होगा। कंपनी का नेटवर्थ जो है उसमें 5.7% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। 4.41 लाख करोड़ से बढ़ के करीब 4.66 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो आ सकता है। इसका असर जो है कंपनी के बुक वैल्यू पे भी होगा, और बुक वैल्यू पे माना जा रहा है करीब 2.1% के आसपास का इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कि बढ़ोतरी जो है वो बुक वैल्यू में हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग है तो इक्विटी डाइल्यूशन भी होगा, लेकिन वो मार्जिनल है, करीब 3.5% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन जो है वो होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अच्छे खासे पैसे बैंक जुटा रहा है, और 25,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है बैंक इस क्यूआईपी के जरिए जुटा सकता है। तो देश का सबसे बड़ा अब तक का कैपिटल मार्केट्स में क्यूआईपी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, और करने वाला है एसबीआई। वरुण, बहुत शुक्रिया ये डिटेल्स हमें बताने के लिए। और इस वक्त बाजार की बड़ी बातों में से एक है एसबीआई का ये क्यूआईपी लॉन्च, क्योंकि 25,000 करोड़ जितनी रकम जुटाने की योजना बना रही है, और देश की वन ऑफ द लार्जर बैंक्स एसबीआई ये योजना बनाकर चल रही है। 811 क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 2.3% डिस्काउंट पर, और ये लॉन्च की खबर कल से, इनफैक्ट इस पर सारी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। और कल स्टॉक में मजबूत रिएक्शन था। प्री ओपन लेवल्स में अगर आप देखेंगे, हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% to 1% गेंस के साथ एसबीआई खुलने की तैयारी करता हुआ करीब 1% की तेज़ी तो नज़र आ ही रही है। 820 के लेवल्स की बात हो रही थी, अब 840 के ऊपर तो खुलने की तैयारी करता हुआ एसबीआई का स्टॉक, इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए अब 9 के नवरत्न की सूची भी आपके सामने रख देते हैं। नवरत्न शेयर्स लेकर शरद हमारे साथ वॉल पर जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, अर्निंग्स पे नज़र रहेगी। टेक महिंद्रा की बात करें तो नतीजे मिले जुले थे, लेकिन कमेंट्री में स्ट्रेंथ ज़रूर था, और कल भी स्टॉक में तेज़ी देखने मिली थी। स्टॉक 2% ऊपर है, तो यहाँ पे भी जो है कंपनी ने एक्सपेक्ट करे कि FY26 का परफॉर्मेंस FY25 से बेटर होने वाला है। एसबीआई की बात करें
तो ऑफकोर्स ईटी नाउ स्वदेश के खबर पर मुहर लगी है। 25,000 करोड़ का QIP लॉन्च हुआ है। फ्लो प्राइस 811 रुपये पे। आज भी स्टॉक पे तेज़ी मोमेंटम देखने मिल सकती है और रब ऑफ PSU बैंक्स में भी आ सकता है। एंजल वन कमज़ोर नतीजे आए हैं यहाँ पे। पैट देखें तो 34% गिरा है सिक्वेंशियली और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 60% का गिरावट जो है आपको अर्निंग्स में भी देखने मिला है। सेबी रेगुलेशंस का इम्पैक्ट के कारण वायदे बाजार का जो बिजनेस है उसमें गिरावट आया है। नाल्को हिंडाल्को पे भी नज़र रखेगा। अल्कोआ के नतीजे जो हैं पॉजिटिव आए हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स देखने मिले हैं और टैरिफ इम्पैक्ट कॉस्ट के बावजूद नंबर्स में स्ट्रेंथ आई है, तो स्टॉक के लिए थोड़ी सी सपोर्टिव ज़रूर रहेगी। मारुति सुजुकी की बात करें तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं 6 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस होने वाली है अर्टिगा और बेलेनो, उसके कारण प्राइसेस में जो है बढ़ोतरी देखने मिलेगी। लुपिन की बात करें तो आई ट्रीटमेंट ड्रग लॉन्च कर रहे हैं US में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहने वाला है। वही गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी नज़र में रखेंगे। 50 एकड़ लैंड की एक्विजिशन हुई है रायपुर में, लगभग 10 लाख स्क्वायर फुट का ये जो डेवलपमेंट होगा स्टॉक के लिए सपोर्टिव है, खासकर कि ये टियर 3 सेगमेंट में जो है वेंचर आउट कर रहे हैं और अनाउंसमेंट्स आने लगे हैं। हिंदुस्तान जिंक प्रेफर्ड बिडर भी रहे हैं हैलाइट और पोटैश माइंस में, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और आखिरी स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा रहेगा, जहाँ पे इन्होंने अपनी कॉल की एबवी डील के बाद और अब अपना एबिडा कंसोलिडेटेड मार्जिन जो है वो गाइडेंस बढ़ा दिया, वो 23% कर दिया। पहले ये आंकड़ा 18% का था, तो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये हमारे 9 के नवरत्न हैं। शुक्रिया ये नवरत्न की सूची हमें बताने के लिए। सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसमें फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक वाले स्टॉक्स जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स भी शामिल हैं और साथ साथ नाल्को हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स भी हैं। प्री ओपन में नाल्को हिंडाल्को पर एक नज़र डालनी चाहिए मजबूती के साथ, भले ही आधे % तक की मजबूती, लेकिन तैयारी है तेज़ी के साथ खुलने की। और अल्कोआ के अनुमान से बेहतर नंबर्स आए हैं और टैरिफ के फ्रंट पर इतनी अटकलों के बावजूद ये जो नंबर्स पॉजिटिव आए हैं, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर दिख सकता है नाल्को और हिंडाल्को के चार्ट्स पर। किरण जी, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे नाल्को हिंडाल्को पर। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के अंदर हमारा ध्यान बन रहा है, काफी बुलिश हम लग रहा है। अगर मैं हिंडाल्को की पर्टिकुलरली बात करूं तो हिंडाल्को हमारा फेवरेट पिक है। हमने लास्ट टाइम ट्यूसडे के दिन भी डिस्कस किया था कि 670 उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था। कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट का लेवल है ये, तो यहाँ से एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। नीचे में एक इंपॉर्टेंट लेवल जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस सपोर्ट है वो 654 का है, तो 654 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को लॉन्ग करना चाहिए। नाल्को से प्रेफर हमें हिंडाल्को लग रहा है और ऊपर में 700 तक के लेवल हमें वापस देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय नाल्को और हिंडाल्को दोनों पर इस वक्त हमें मिल रही है। इस बीच रियल एस्टेट काउंटर्स पर लगातार नज़र होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन हर सेशन में रियल एस्टेट सेक्टर में नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट मेजर्स हो चाहे छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां हो, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी 50 एकड़ लैंड जो है रायपुर में इन्होंने अक्वायर किया है, प्लॉटेड डेवलपमेंट करने का प्लान बनाकर चल रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ प्री ओपन में किन स्तरों पर इस वक्त है, इस पर एक नज़र होनी चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1% की तेज़ी के साथ खुलने की तैयारी। कल्पतरू लिमिटेड प्री सेल्स और कलेक्शन के डेटा आए हैं कंपनी के। FY25 में प्री सेल्स की अगर बात करें 41% का जंप वहां दिखा है और कलेक्शंस के फ्रंट पर 36% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली है। सो लार्जर रियल एस्टेट प्लेयर्स के साथ साथ छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां भी हैं जो कि लगातार फोकस रेडार पर है। कमर्शियल रियल एस्टेट को तो थोड़ी देर पहले शरण हम डिस्कस कर भी रहे थे। येस, इट इज़ द नेक्स्ट फ्लेवर कह सकते हैं स्पेस में, लेकिन रियल एस्टेट में खबरों के दम पर एक्शन है। लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, मैकोटेक, कल्पतरू के साथ भी आप देखिए नंबर्स, कलेक्शन डेटा काफ़ी अच्छे आए हैं। तो मानसी जी, एक्चुअली कल के डेट में DLF ने भी मुंबई में अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस लॉन्च है और मेरे को लग रहा है आज स्टॉक काफ़ी अच्छा रिएक्ट भी कर रहा है वो न्यूज़ पे, और एक छोटा सा टेक्निकल ब्रेकआउट भी दे दिया है, बट डेफिनेटली मार्केट खुलते ही हम लोग उसको रिव्यू करेंगे। तो सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। गोदरेज, कल्पतरू, DLF, प्रेस्टीज ने भी पिछले लास्ट मंथ में काफ़ी अच्छे लॉन्चेस किए, इवन ब्रिगेड। तो सेक्टर में लॉन्चेस तो अच्छे हैं, मैं वो वैसे भी कह रहा था बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए। रेट कट्स और टैक्स कट्स के बेनिफिट ऑलवेज लैग इफेक्ट में आते हैं 3 to 6 मंथ्स के बाद, तो यही समय रहेगा आपका, बाय ऑन डिप्स कीजिए स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में। आगे वाला समय बहुत ही अच्छा है इंडियन मार्केट, और मेरे को लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस तैयार हो गए एक अच्छे से ब्रेकआउट के लिए, और रियल एस्टेट उनको फॉलो करते हैं हमेशा, हाई बीटा सेक्टर है।
एब्सोल्युटली। सो रियल एस्टेट में मजबूती है, ऑटो में कल हमने मजबूती देखी और आज फार्मा स्पेस पर भी नजर रखिएगा जरूर। तपन बस बाजार खुलने वाले हैं 3 मिनट में, लेकिन आप देखें ल्यूपिन, जाइडस लाइफ, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे काउंटर्स पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के चलते आज ट्रेंड जरूर कर सकते हैं। ल्यूपिन ने अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है यूएस में, जाइडस लाइफ को यूएस एफडीए से नो ऑब्जर्वेशन इनके गुजरात फैसिलिटी के लिए मिला है। ग्लेनमार्क फार्मा ने अपने मीडियम टर्म रेवेन्यू कैगर टारगेट्स बताएं जो कि 12 से 14% तक के और मार्जिन 23% के एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। फार्मा स्पेस में न्यूज़ फ्लोज भी पॉजिटिव हैं और स्टॉक वाइज मूव्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। जी मानसी, देखिए आज देखिए तो ग्लेनमार्क का बहुत अच्छा न्यूज था। इवन आपने जैसे जाइडस और इन सब के न्यूज दिखा रहे हैं ना कि एक तरह से ना एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है फार्मा सेक्टर। और मैं भी बुलिश हूँ काफी टाइम से, जो मैं चैनल में बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए इन सब कंपनियों ने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया और अभी काफी हद तक इन सब के प्रोडक्ट्स भी काफी लॉन्च हो रहे हैं। जो पेटेंट कहते हैं पाइपलाइन में, तो वो भी लॉन्च हो रहे हैं और उनको काफी अप्रूवल भी मिल रही है यूएस एफडीए से। अगर देखो तो काफी सारे कंपनीज के यूएस में, जैसे सिप्ला हो या लुपिन, उनके यूएस के सेल्स देखो तो ऑल टाइम हाई है अभी। और इवन बाकी सब कंट्रीज में भी अच्छी तरह वो एक्सपांड भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आगे जाके भी ना ये सेक्टर एक रहेगा, फोकस में रहेगा। और यहाँ भी ऑफ कोर्स थोड़ा टैरिफ आ सकता है, जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है कि हम छोटे टैरिफ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी वो आता है कि नहीं आता है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट फार्मा सेक्टर का बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ से अगर आपने ये सेक्टर में इन्वेस्ट किया, आई थिंक बने रहना चाहिए। ठीक है, फार्मा में बने रहने चाहिए। देखिए ट्रंप धमकी दे रहे हैं और मतलब लगता नहीं कि ट्रंप कोई बहुत मेजर एक्शन ले पाने की स्थिति में है, क्योंकि अगर भारतीय कंपनी को अगर वहां से आ रही है तो ट्रंप भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। करीब 60% जो जेनरिक दवाओं का जो इंपोर्ट है वो भारत से कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से और निर्भरता उनकी भारत की फार्मा कंपनीज के ऊपर है। चलिए बाजार खुलने वाले हैं, 1.5 मिनट में बाजार खुल जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा के नंबर्स आए थे मिले जुले, मिक्स टू पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स थे, लेकिन ये शेयर खुल रहा है कमजोर, करीब 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। और फिलहाल जो प्री ओपन के जो लेवल सेटल हुए हैं उसके हिसाब से निफ्टी के टॉप लूजर में ये शेयर शामिल आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ टीसीएस और इन्फोसिस के शेयर भी कमजोर हैं, करीब 1/4 से लेकर आधे % के आसपास की नरमी है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड और है कि नंबर्स कमजोर आए थे एंजल 1 के, लेकिन एंजल 1 करीब 1% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। तो थोड़ी सी ये समझ से परे है, देखते हैं कि ओपनिंग के बाद कैसी चाल होती है। लेकिन निफ्टी हल्की सी तेजी के साथ 19-20 अंकों की तेजी के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। 25,230 के आसपास शुरुआत होगी निफ्टी की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60 अंकों की हल्की सी तेजी पर निफ्टी बैंक खुलेगा। अच्छा है, जितना नीचे खुले गैप के साथ खुलने पर फिर मौके नहीं बनते हैं। तो ये अगर कम तेजी के साथ खुले या फिर सपाट खुले तो मुझे लगता है कि एंट्री के लिए अच्छा मौका बन जाएगा निफ्टी बैंक में। 57,200 के ऊपर निफ्टी बैंक की ओपनिंग होगी और शुरुआत में एडवांस डिक्लाइन का रेशियो रहेगा बेहतर। प्री ओपन में एक भी शेयर आपको ऊपर नहीं दिखेगा, 1% की भी तेजी नहीं है। एसबीआई कल की तेजी को और यहां से कंसोलिडेट करेगा। कल हमने देखे थे कि 830 के भाव थे एसबीआई के, और क्यूआईपी वाली खबर शाम तक कंफर्म होगी। इटिनो स्वदेश ने जो आपको पहले ही बता दी थी कि 25,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी आएगा। कल की क्लोजिंग प्राइस से 2.3% के डिस्काउंट पर यह क्यूआईपी आया है एसबीआई का, जो अपना स्टेक बेच रही है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके। और एसबीआई आज भी फोकस में रहने वाला। कुछ और शेयर जो आज पॉजिटिव खुलेंगे उसमें एनटीपीसी हिंडाल्को के शेयर भी शामिल हैं। तो चलिए बाजार की शुरुआत हो गई है। पहला टिक जो आया है वो आया है सपाट नीचे खुल के निफ्टी ऊपर आने की कोशिश करते हुए 1 अंक की फिलहाल गिरावट। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 19 अंकों की कमजोरी आप फिलहाल निफ्टी बैंक में देखेंगे। निफ्टी 25,200 के ऊपर खुला है, ये एक अच्छा संकेत है, कमजोरी नहीं है। देखते हैं यहाँ से तेजी बढ़ती है, बढ़नी तो चाहिए। निफ्टी बैंक फिलहाल आपको दिखेगा 50 अंक नीचे 57,100 के आसपास। आज देखिए एक्सिस बैंक के नतीजे भी हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे, तो थोड़ा सा फोकस उन पर शिफ्ट होना शुरू होगा और इन्वेस्टर थोड़े कॉशियस जरूर होंगे। लेकिन मिक्स सेट ऑफ नंबर्स के बाद भी हम देख रहे हैं कि टेक महिंद्रा का जो शेयर है 1% नीचे है। अगर हम आज 17 जुलाई है, 17 जून की अगर हम बात करें करीब 1700 रुपए के आसपास के भाव थे और अब ये 1600 रुपए के भी नीचे टेक महिंद्रा का शेयर आपको दिखेगा। 1.25% कमजोर है, 1587 रुपए के प्राइसेस आपको दिखेंगे। एक बार लेवल्स को जरा सेटल हो जाने देते हैं।
बाजार को और कौन से शेयर हैं जो ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, उसमें आप देखेंगे आईसीसी बैंक का शेयर है, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट वहां पर है। इन्फोसिस कमजोर है, विप्रो कमजोर है, एचसीएल टेक कमजोर है। तो आईटी बास्केट में थोड़ी सी आप कमजोरी देख रहे हैं। मे भी एक रिवर्सल की कोशिश यहां पर हो। और इसके अलावा एचयूएल, एशियन पेंट्स, कंजम्पशन वाले शेयर में कुछ और शेयर हैं जो बाजार के मूड को खराब करने का काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी सुस्त शुरुआत के बीच में अच्छी चीज ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो काफी बेहतर है, क्योंकि 450 शेयर कमजोर हैं और करीब 1580 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बाजार को सपोर्ट देने वाले शेयरों में आप देखिए हिंडाल्को करीब 1% ऊपर, एसबीआई, क्यूआईपी के बाद हम देख रहे हैं कि आज फिर से 1% के आसपास की तेजी है। आयशर में बाइंग है। कल हमारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि अगर आपको टू व्हीलर खरीदना है तो आयशर पर आप फोकस करके चलिए, 0.5% ये ऊपर कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर में करीब तेजी है 0.25% की। मारुति सुजुकी ने बलेनो और अर्टिगो के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है, क्योंकि 6 एयर बैग हो गए हैं इन दोनों के दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड। और मारुति के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं थोड़ी सी। कंजम्पशन में टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर और उसमें टाटा मोटर्स को भी आप जोड़ लीजिए, ये तीनों के तीनों आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी सपाट है और निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि वो भी सपाट ही है। हल्की सी गिरावट 20-25 अंकों के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी, क्योंकि कुछ शेयर जो बड़े वेटेज वाले हैं ऊपर हैं और कुछ शेयर आईटी मतलब उम्मीदों के विपरीत शुरुआती कमजोरी ये आज के सत्र में दिखा रहा है, क्योंकि टेक महिंद्रा है कमजोर, करीब 1.5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन एक खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग है और वो है प्रॉपर्टी वाला शेयर। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऊपर है, प्रेस्टीज में हम बाइंग देख रही हैं। दोनों के दोनों शेयर करीब 1.5% ऊपर है। ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर अच्छी खबर आई, उस शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा कंजम्पशन में यूएसएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1% ऊपर है और महानगर गैस में हम 1% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। तो इंडेक्स सपाट है। स्टॉक्स में शुरुआत में हम चर्निंग देख रहे हैं। एक बार जरा ये भी देख लेते हैं कि आज बड़ा मूव कहां पर आ रहा है। तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स करीब 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। थर्मेक्स में कल हमने बड़ी तेजी देखी 4 से 5% की। थर्मेक्स आज अपनी तेजी को कंटिन्यू कर रहा है, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती थर्मेक्स के शेयर में है। ग्लेनमार्क फार्मा 2% ऊपर। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका करीब 0.25% ऊपर। बजाज कंज्यूमर के शेयर में करीब 1.25% के आसपास की मजबूती शेयर में देखने को मिल रही है। जहां पर कमजोरी है, कमजोरी वाले शेयर थोड़े से कम है। बाजार का स्ट्रक्चर में मजबूत ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और आप देखिए निफ्टी को देखेंगे तो रिवर्सल की कोशिश हो भी रही है। 18-20 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक आपको निफ्टी दिखेगा। लेकिन कमजोर शेयरों में आरबीएल बैंक लगातार चला है, 1% के आसपास की गिरावट आरबीएल बैंक में है। कोरोमंडल में हमने तेजी देखी है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर है, 1% के आसपास की गिरावट कोरोमंडल के शेयर में हो रही है। एचपीसीएल का शेयर कल चला था, 1% नरम ये है। और तो मतलब यही शेयर है जहां पर 1% के आसपास की हम नरमी देख रहे हैं। लेकिन एक बार जरा इंडेक्स का मूव देखते हैं कि कहां पर तेजी हो रही है, कहां पर आज नरमी हो रही है। तो जहां पर थोड़ी सी नरमी है, निफ्टी आईटी 0.25% से भी कम की गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक वहां पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट 0.25% से कम की है, सपाट ही है। ऑयल एंड गैस में थोड़ी सी नरमी है। जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है तो निश्चित तौर पर आज का जो लीडर है वो है निफ्टी फार्मा, 0.5% के आसपास के गेंस हैं, चूंकि वेटेज भी इसका थोड़ा सा है। निफ्टी रियल एस्टेट 1% ऊपर आपको दिखेगा। ऑटो वाला जो इंडेक्स है और मेटल वाला वहां पर भी हम देख रहे हैं कि करीब 0.5% के आसपास की मजबूती है। स्मॉल कैप मिड कैप 0.25 से 0.5% के मूव्स दिखा रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि डाइवर्जन है और उस डाइवर्जन की वजह यह है कि आईसीसी बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक नतीजों से पहले थोड़ा सा नरम है, कोटक बैंक में नरमी है। लेकिन अब 12 में से हम देख रहे हैं कि 3 शेयर ही कमजोर हैं और 9 शेयर मजबूत हैं। एसबीआई अगुवाई कर रहा है और एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं कि 2000 रुपए के लेवल के आसपास टिकने की वहां पर कोशिश हो रही है। तो थोड़े से ना खेमा बटा हुआ है, बट ओवरऑल माहौल ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही लग रहा है। और कल के लेवल को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है निफ्टी। सपाट कारोबार। निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर इसलिए है क्योंकि आईसीसी बैंक 1% की गिरावट दिखा रहा है, इसके चलते इंडेक्स पर प्रेशर है। हालांकि 57,000 के ऊपर अभी भी आपको दिखेगा निफ्टी बैंक। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि शुरुआती ट्रेड में उन्हें कहां पर दिख रहे हैं आकर्षक मौके। ओके, बाजार की शुरुआत आप देख रहे हैं। स्टॉक वाइज मूवमेंट है ढेर सारी, लेकिन 25,200 के लेवल्स को टिकाए रखने की कोशिश लगातार करता हुआ निफ्टी। चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं।
किरण जी, कमिंग राइट टू यू, आप बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत और आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? सो बाजार की शुरुआत जैसे हमने सुबह डिस्कस किया था उसी हिसाब से हुई है। नो डाउट आज की एक्सपायरी है तो उसके चलते थोड़ा मार्केट नर्वस रहेगा, लेकिन ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो और एवरीथिंग लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। सो मेरे हिसाब से ऑटो के ऊपर फोकस देना चाहिए हमें। तो एस्कॉर्ट कुबोटा लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। यहाँ आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर काफी लंबे समय के बाद वापस ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कल वॉल्यूम के साथ उसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो एक्सपोर्ट कुबोटा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। जैसे ही 3400 का लेवल क्रॉस होगा एक अच्छी खासी रैली हम 3500 तक देख सकते हैं। सो करंट मार्केट प्राइस से एस्कॉर्ट कुबोटा लॉन्ग कीजिए। जो स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मेंटेन करना है वो 3340 का मेंटेन करना है। सो 3340 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सपोर्ट कुबोटा लॉन्ग करके जा सकते हैं। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा पहला स्टॉक एज ओपनिंग ट्रेड किरण जी की तरफ से 3389 के लेवल्स पर करीब 1% की तेजी पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। शरण, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को और शुरुआत में ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो मानसी जी, एक शॉर्ट कॉल है, एक लॉन्ग कॉल है। पहला तो शॉर्ट में कॉल बता देता हूँ। ग्रासिम लग रहा है मुझे एक ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो गया है। आप शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 2760। स्टॉप लॉस रहेगा 2800। पहला टारगेट रहेगा 2720, सेकंड रहेगा 2680। शॉर्ट कॉल है, ग्रासिम पे शॉर्ट कॉल है सर। तो पहला ग्रासिम को शॉर्ट कीजिए, और चार्ट में रॉन्ग दिख रहा है। और सेकंड DLF अच्छा लग रहा है, रियल्टी स्टॉक में थोड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। आप सिर्फ 10 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है गैप अप एंड गो ट्रेड काइंड ऑफ मूव लग रहा है। तो 853 पे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 843 और टारगेट रहेगा 863 रुपीज़ के लिए। दोनों ही इंट्राडे ट्रेड रहेंगे। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। ओके, ध्यान रखें ग्रासिम पर बिकवाली की रणनीति आती हुई एक शॉर्ट कॉल और DLF पर खरीदारी के ट्रेड्स। रियल एस्टेट पर हम विस्तार से बातचीत भी कर रहे थे और जिस तरह के हम बात कर रहे थे वैसी ही इस वक्त रियल एस्टेट की चाल नज़र भी आ रही है। 863 के लेवल्स और स्टॉप लॉस 843 का। ग्रासिम, फिर से एक बार शरण आप अपनी स्ट्रैटेजी बता दीजिए, टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे? तो ग्रासिम वीक लग रहा है, एक ब्रेकडाउन लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आप 2760 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2800 का, टारगेट रहेगा 2720। इसमें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है, मगर काफ़ी वीक लग रहा है स्टॉक। तो आप 2720 के टारगेट्स के लिए भी वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आज ही दिखने को मिल सकता है जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस एक्शन दिख रहा है। ठीक है, 2720 के लेवल्स नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस जब आपके सामने है। ग्रासिम पर सेल कॉल, सेल स्ट्रैटेजी इस वक्त आती हुई। तपन, बाजार की शुरुआत पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे। इस वक्त क्या कुछ है आपके रडार पर? सेक्टर स्पेसिफिक भी बटा हुआ है इस वक्त बाजार। जी बिल्कुल मानसी, देखिए जैसे अभिषेक जी ने बोला ना कि आईटी में वापस थोड़ी वीकनेस दिख रही है, तो देखो ये हो रहा है सेक्टर स्पेसिफिक। अगर हम लोग बात करें तो काफी वॉलेटाइल रहा है, और ना जिस तरह से रिजल्ट सीजन आ रहा है ना, तो एक ऐसा कोई क्लियर विनर दिख नहीं रहे अभी कि ऐसे बड़ी मूवमेंट नहीं आए। तो इस दौरान ना हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। और खास करके आई थिंक जो सेफर साइड है वहां जैसे रियल एस्टेट है, जैसे शर ने ऑलरेडी बताया, बैंकिंग है, एनबीएफसी, वहां फोकस है। एनबीएफसी की मैं खास बात करना चाहूंगा क्योंकि एनबीएफसी में एक मूवमेंट अभी आई है और आई थिंक ये बरकरार रहेगी। कल ही हमने देखा कि एलआईसी हाउसिंग और काफी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी खासी तेजी दिखी, तो मैं वहां काफी पॉजिटिव, खास करके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी मैं पॉजिटिव हूँ। क्योंकि आप देखो ये काफी सेफ पोजीशन में और उनके एनपीए भी कंट्रोल में, प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है ना, तो वो काफी कह सके उनको पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि एक तो एनपीए प्लस अगर बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ा जो चीज होती है ना कि उनके कोलेटरल अच्छे होते हैं, तो मुझे हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है। उसमें भी खास एलआईसी हाउसिंग देख सकते हो या एलएनटी हाउसिंग, वो आप सेगमेंट देख सकते हो जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग भी एक है जो आज रिजल्ट पता चलेगा किस तरह से जाएंगे, लेकिन हाँ बैंकिंग, एनबीएफसी और खास करके रियल एस्टेट और कुछ सिलेक्टेड एफएमसीजी आप देख सकते हो। बिल्कुल, एफएमसीजी स्पेस पे भी जो है नज़र रहने वाली है। और ऑफ कोर्स फार्मा स्पेस पे जो है एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे नैटको फार्मा जो थे, कल कॉल भी था और आई थिंक पिछले 3-4 हफ्ते से जो कॉल आ रहा था, शरण पोजिशनल कॉल्स थे आपके। आज भी देखे स्टॉक 2% ऊपर है। यहाँ से और क्या लेवल्स लग रहे हैं अभी, और यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकती है? हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए थे कुछ फार्मा नेम्स पर। नैटको फार्मा बार बार स्क्रीन पे आ रहा है और आज भी देखे सेकंड बिगेस्ट गेनर है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का। तो शरद जी, नैटको की मैं काफ़ी लास्ट वीक से बात कर रहा था 957 के स्टॉप लॉस से। अभी 200 डे EMA के ऊपर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है फॉर द सेकंड डे इन अ रो, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है।
एक काफ़ी बड़ा गैप है और मुझे लग रहा है जब जब 200 डे के ऊपर जाता है स्टॉक में एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है 5 to 10% की, और इनका गैप है लेवल्स 1140। तो मुझे लग रहा है यहाँ से और 100 रुपीज़ अपसाइड आप देख सकते हैं। वैसे ही हमने काफ़ी नीचे के लेवल्स में बाय दिए है, और फिर भी यहाँ से 1140 के आप टारगेट देख सकते हैं। स्टॉक का प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लास्ट 1 मंथ में बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है। आज वो बेसिकली सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है एक लॉन्ग कॉल नैटको फार्मा में। ओके, लॉन्ग कॉल रहेगा। डायरेक्टर साहब 100 डीएमए या 200 डीएमए के अगर हमारे चार्ट्स है तो वो भी फायर करके देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले शरण ने कहा कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर नैटको फार्मा ट्रेड कर रहा है, और आज भी देखिए दिन के ट्रेड में लगभग 2.5% ऊपर है, 1040 लेवल्स के ऊपर है। रियलिटी स्पेस पे भी ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर सस्टेन होता है तो ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन डीएलएफ की भी बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले ऑफ कोर्स एक गैप अप ओपनिंग थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आया है। 10 साल के बाद वापस डीएलएफ री एंटर कर रहे हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। ये बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो है कि अब जो है बाहर का प्लेयर आया है, और आप कह सकते हैं कि जो पहला प्रोजेक्ट रहेगा अंधेरी की सबर्ब्स में, जुलाई 17 को ये लॉन्च होने वाली है। वेस्ट पार्क करके ये प्रोजेक्ट है, लगभग 400 अपार्टमेंट्स रहेंगे। इसका उसकी जो प्राइसिंग की डिटेल्स है और कितना ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू रहेगा वो हम आपको डिटेल ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन डीएलएफ के लिए देखिए पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, और ओवरऑल अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट आया। शरण की राय भी थी, टारगेट 863 का था, 22 के जो है रेटिंग दी गई है। और फंडामेंटली भी डीएलएफ, एक बार तपन आपसे भी चेक लेना चाहेंगे कि एनसीआर में तो हमने बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज देखे हैं, खासकर कि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इनके खुद के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कैमिलियाज हुआ, मैग्नोलियाज हुआ, लेकिन एक नया मार्केट में आ रहे हैं डीएलएफ। और आज देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी अच्छी तेज़ी आ रही है। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में तेज़ी देखने मिली थी। तपन आप कैसे देख रहे हैं डीएलएफ पे, खास करके एक नई एंट्री आ रही है, नई मार्केट में आ रहे हैं, वापस री एंटर कर रहे हैं मुंबई में? जी हाँ, ये पॉजिटिव है डीएलएफ के लिए काफी बड़ा, और सब एट द एंड ऑफ द डे मुंबई को भी एक नया डेवलपर मिलेगा, बड़ा डेवलपर मिलेगा। और देखिए उन्होंने, जैसे आपने बोला एनसीआर में तो उनका एक तरह के मोनोपोली है, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट कुछ लग्जरी अपार्टमेंट बेचे, आई थिंक 1 वीक 2 वीक में बिक जाते थे। और आई थिंक कल मैंने न्यूज फ्लो ये देख रहा था, ये जो नया लॉन्च करे वो भी काफी अफोर्डेबल है, इतना कुछ महंगा नहीं है, तो आई थिंक वो भी शायद 1 आध वीक में बिक जाए, ऐसा दिख रहा है। तो ऑफकोर्स डीएलएफ प्रीमियम सेगमेंट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप देखो तो उनका प्री सेल ही 23,000 करोड़ के आसपास था। आगे जाके उनका टारगेट है कि ऑलमोस्ट ये साल में, ये एंड तक भी 26,000 करोड़ का वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन कर देंगे। और यहाँ से उनका मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ है, अगर आप देखो ना पिछले बार, तो काफी सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। और लग्जरी ब्रांड में तो आपको भी पता है कि मार्जिन का बेनिफिट रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम में बेचते तो नाम से ही बिक जाता है। तो वहां मुझे लग रहा है डीएलएफ अभी वापस, वो थोड़ा ऊपर था वापस नीचे आया, आई थिंक यहाँ से भी मुझे अच्छी खासी मूवमेंट ऑन द अपसाइड दिख रही है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 15-20% की मूवमेंट आनी चाहिए। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर भी अभी थोड़ा रेट कट के वजह से न्यूज में है, और बेनिफिट भी मिलेगा। तो आई थिंक यस, डीएलएफ एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एएमसी स्टॉक्स में फिर से रौनक है, और एचडीएफसी एएमसी कमाल की रफ्तार रही है। मार्च अप्रैल में जहां पर ये शेयर गिर के आया था, वहां से ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है। और आज के अगर हम इसके हाई की बात करें, अगर हम ऑल टाइम हाई इसकी अगर हम लेवल की बात करें, तो वो 5,400 रुपये के आसपास का हो गया है। एचडीएफसी एएमसी का 5,393.95 ये लेवल है एचडीएफसी एएमसी के। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं शेयर में, लेकिन करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का ये एयूएम मैनेज करती है एचडीएफसी एएमसी, और बेहतरीन तेजी रही है पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो। एक व्यू इस पर चाहिए शरण आपसे। एचडीएफसी एएमसी पर हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, और हाल फिलहाल एचडीएफसी एएमसी हो, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, सारे के सारे एएमसी स्टॉक्स में पैसे बने हैं। व्यू क्या है आपका, और कौन सा शेयर आपको पसंद है यहाँ से? तो अभिषेक जी, लास्ट वीक ही एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी दोनों पे ही बाय कॉल थी। आज तो एचडीएफसी के सारे ही टारगेट आ गए हैं, ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है, मगर एक अभी थोड़ा चल चुके हैं, एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना हुआ है। जिस हिसाब से SIPs आ रहे हैं और 27,000 करोड़ आते हैं, इक्विटी इनफ्लोज है एवरी मंथ ऑन मंथ, तो उस हिसाब से ग्रोथ तो आगे वाले 3 से 5 साल के लिए बहुत ही अच्छा है।
और थोड़े चल चुके हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, आगे भी चलेंगे। एक बार स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली न्यू हाई की तरफ ही जाने के लिए ब्रेक करता है। तो आप टारगेट्स बोलने तो 5600 टू 5800 भी देख सकते हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा अगर नीचे आवे, कंसोलिडेट करे, तभी एंट्री बेटर रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। अगर नीचे थोड़ा सा मिल जाए अगर आपको तो बढ़िया है। इस लेवल पर लेने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिए, फिर आपके लिए इस पर व्यू होगा खरीदारी का। HDFC AMC में 5380 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं आज नया हाई बनाने के बाद। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। CA रुद्रमूर्ति काफी लंबे समय के बाद हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं 18 आवर्स स्वदेश पर। मिस्टर रुद्रमूर्ति, वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। पहले आपके ट्रेड्स जान लेते हैं, बताइए कहां पर बाजार में आपका फोकस है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे। गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। मेरे को बैंकिंग स्पेसिफिकली PSU बैंक, सेकेंड टायर बैंक्स कैन डू वेरी वेरी गुड, एंड अभी SBI का QIP भी डिमांड बहुत है, और पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक लुक्स वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द चार्ट। मेरे को पंजाब नेशनल बैंक में खरीदना सलाह देता हूं, एंड फॉर मी दिस स्टॉक इज डेफिनेटली हेडेड टुवर्ड्स 125 plus zone, and medium to longer time frame it's a very good stock to own. So a buy on Punjab National Bank, look at targets of 125 with a stop loss of 112. Futures में भी long कर सकता है, and stock available in futures. And for me Paytm is another stock looking very strong. ये स्टॉक 960 पर सपोर्ट लेके accumulation patterns charts में clearly visible है. So for me Paytm is a buy. Look at initial target of 1050 and keep a stop loss of 980 for this long call. Paytm भी futures में है, long कर सकता है futures में. So Paytm and Punjab National Bank looks very good. PSU banks looks very very good. And for me specifically, you can go long on second tier banks. And in second tier banks, look at either Bandhan Bank, Federal Bank. These are all stocks where still you have lot of momentum to go. ठीक है, बंधन RBL भी पसंद है, लेकिन आज पी वाली थीम लेकर आए हैं मिस्टर रुद्रमूर्ति। PSU बैंक पसंद है, उनमें उसने PNB चुना है। PNB के लिए जो टारगेट होगा 125 का होगा, 112 का स्टॉप लॉस। कैश में फ्यूचर में जहां भी आपको कंफर्ट होता है वहां पर आप ले सकते हैं। और जो दूसरा शेयर है Paytm, 1050 के टारगेट और 980 रुपए का स्टॉप लॉस आपको सुझा रहे हैं Paytm को लेकर। लेकिन बाजार पर एक बार जरा फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस वक्त की स्थिति क्या है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा और नीचे आया है और जो गिरावट है 145 अंकों के आसपास की है। 57,000 के आसपास का निफ्टी बैंक है। और निफ्टी की बात करें तो 22-24 अंक नीचे आपको निफ्टी भी दिखेगा, 25,200 के नीचे। एक बार देखते हैं कि निफ्टी बैंक के जो 12 शेयर है उनका प्रदर्शन कैसा है। तो इस वक्त आप देखेंगे तो SBI का शेयर भी आपको कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा टिकने में इसमें दिक्कत हो रही है SBI को। 829 रुपए के प्राइसेस आपको दिखेंगे, 0.25% के आसपास की कमजोरी। और आज का जो हाई है वो है 840 का। तो 840 तक जाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर SBI में बना है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। उम्मीद करते हैं कि लोअर लेवल पर फिर से इसमें हम एक्टिविटी देखेंगे और रिकवरी की कोशिश हो सकती है। निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% की तेजी दिखे। हिंडाल्को टॉप गेनर है आज का, करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। और सन फार्मा के शेयर में भी आधे % के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा एक भी ऐसा शेयर ऐसा भी नहीं है जहां पर आधे % के आसपास की मजबूती हो। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बाजार में दिख रही है। 25,200 के आसपास होवर करता हुआ आपको दिखेगा निफ्टी। कमजोरी कहां से? कमजोरी है निश्चित तौर पर ICICI बैंक से। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस कमजोर है, मतलब बड़े वेटेज वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो। और SBI लाइफ, टेक महिंद्रा के शेयर में भी हम देख रहे हैं कि 1 से 1.25% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। इसके अलावा कुछ और शेयर वायदा में जो कमजोर थोड़े दिख रहे हैं उसमें आप देखिए एक्साइड कमजोर है, सीमेंस में कमजोरी बढ़ती जा रही है। इंडियन बैंक करीब 2% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन फार्मा में स्पेशली जो मिड कैप वाले जो फार्मा है ना, वहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। ग्रेन्यूल्स ऊपर है, टोरेंट फार्मा ऊपर है, करीब 1.25% ऊपर दिखेगा। इंटरेस्टिंगली कमजोर नतीजों के बावजूद एंजल वन का जो शेयर है करीब 1-1.25% की तेजी के साथ आपको कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन कैपिटल गुड्स खेमे का एक शेयर है थर्मेक्स।
थर्मेक्स ने वैसे पैसे बना के दिए नहीं है। अगर आप साल भर या फिर 6 महीने के अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको गिरावट ही दिखेगी। लेकिन कल बड़ी तेजी हुई और आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर में बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। करीब 3-3.25% के आसपास की तेजी इसमें है। थर्मेक्स को लेकर तपन जी क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि ये जो तेजी आई है सस्टेन करेगी या फिर रहने दें इसे? जी, थर्मेक्स की अगर मैं बात कहूँ ना, तो अगर जैसे कैपिटल गुड्स की कंपनी है तो काफी हद तक फोकस में रही है, और यहाँ देखिए तो डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ भी रहा है, और वो आगे जाके लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ वो टारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन देखो उनका जो मेन ऑर्डर बुक आई थिंक आएगा वो ग्रीन एनर्जी ऑर्डर बुक से इनफ्लो से आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है, और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी हद तक नो क्लीन एनर्जी की तरफ, वो क्लीन टेक इनिशिएटिव ज्यादा करने वाले हैं। तो जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट है तो वो पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि उसने कुछ कमा के दिया नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह से कैपिटल गुड सेक्टर जा रहा है, जिस तरह से ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं, आई थिंक यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खास दिख नहीं रही है, धीरे धीरे ही बढ़ रही है, और थोड़ी वीक ही थी लास्ट क्वार्टर। तो मेरे हिसाब से Q1 ये देखना चाहिए रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेक्टर पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप बाकी सब स्टॉक्स देखो यही सेक्टर में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर देख लीजिए किस तरह से, बाद में आपको पोजीशन बनाए। अदरवाइज कैपिटल गुड्स में काफी अच्छे स्टॉक्स है, जैसे सीमेंट्स है या एबीएबी है, वो आप नजर में रखते हैं। इवन कमिंस भी अच्छा है, तो वो नजर में रखता है कंपेयर टू थर्मेक्स। ये बिल्कुल थर्मैक्स पे देखिए अच्छी व्यू आ रही है। मोमेंटम भी देखिए तो 3700 लेवल्स के ऊपर है। लेकिन आज ओपनिंग का खिलाड़ी इस पे अगर नज़र डाले तो वो है अदानी विल्मर। ऑफकोर्स इनके जो थोड़े दिन पहले Q1 अपडेट्स भी आए थे जहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ दिखा था, और Q1 नंबर्स में भी स्ट्रेंथ है, और आप देखिए वॉल्यूम्स में भी अच्छी पिकअप देखने मिल रही है। और पिछले एक महीने में स्टॉक 7% भागा है, और आज भी देखें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रही है। तो आज का ओपनिंग का खिलाड़ी है अदानी विल्मर एग्री। अब ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं एक बार वरुण बेवरेजेस पे भी नज़र डालते हैं। पिछले 5 सेशन से एक बाइंग आई है, ब्लॉक्स भी हुए हैं थोड़े बहुत कल के ट्रेडिंग सेशन में। और इंटरेस्टिंगली मैं वरुण बेवरेजेस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज जो है पेप्सिको के नतीजे आने वाले हैं ग्लोबल, लेकिन जो इंडिया की कमेंट्री रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर रहने वाली है। शरण, एक बार वरुण बेवरेजेस पे आपकी राय चाहिए। अराउंड आप कह सकते हैं कि पिछले 3-4 सेशन में 450 से 480 का एक जर्नी आया है, क्या ये सस्टेन करने वाला है, और अगर करेगा तो क्या आगे है? तो शरद जी, अगर आप चार्ट देखें तो नेगेटिव टेरिटरी में, अगर आप अगस्त लास्ट ईयर देखें ऑलमोस्ट 1 ईयर 680 के हाई से गिरते हुए 450 आ गए हैं। अभी लास्ट के 2 से 3 दिन में मैंने भी नोटिस किया एक ब्लॉक हुआ है, वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हुई है। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रही है, मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम सेट इन हो गया है 450 के लेवल्स के लिए। मगर अभी भी अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्पेशली अपने 200 डे EMA के लेवल्स जो अराउंड 520 के आसपास है, और थोड़े समय और कंसोलिडेट करेगा तो आसपास 500 हो जाएंगे। तो एक बार ये लेवल्स अगर रीटेक करता है या उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम लोग आगे चल के रिव्यू कर सकते हैं। मुझे लग रहा है अभी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करेगा विद अ स्ट्रॉन्ग बॉटम और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ अराउंड 450 लेवल्स। जी बिल्कुल, 450 लेवल्स पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। और मेटल स्पेस में जो है बाइंग देखने मिल रही है। नाल्को हिंडाल्को हमने थोड़े देर पहले ही मेंशन भी किया था, अल्कोआ के नतीजे आए थे, अनुमान से बेहतर आए थे नतीजे। और आज देखिए नाल्को और हिंडाल्को, इवन हिंद कॉपर, सब में एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। नाल्को खास करके इस पे नज़र डालते हैं, लगभग 1.3% ऊपर है, टॉप गेनर भी है आपका निफ्टी मेटल इंडेक्स में। गुड मॉर्निंग रुद्रमूर्ति सर। सर बताएं नाल्को पे आपकी क्या व्यू रहेगी? थोड़ी सी काउंटर वॉलेटाइल ज़रूर है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह चाइना में डेवलपमेंट आ रहे हैं थोड़े पॉजिटिव ही आ रहे हैं, इसको लेके ऑफ कोर्स नाल्को पे आपकी क्या राय रहेगी? So definitely metals are consolidating. अभी last 2 to 3 months consolidation phase के बाद अभी breakout signals are coming. So for me, Nalco is my top pick from metals. And even for that matter, Hindalco भी बहुत अच्छा लगता है charts पर. So those stocks from metals, if you have to buy as a sector, first pick will be Nalco. Keep a stop loss of around 187. And at current market price, risk reward बहुत favorable में है. So at current market price, I will be a buyer. Look at targets of around 210 to come on Nalco. Keep a tight stop loss of around 187. And Hindalco भी after a strong move and a consolidation for last
3 months, Hindalco is also giving that base formation. So 650, 660 बहुत strong support है. So keeping a stop loss of 660, I will be a buyer in Hindalco. Hindalco, once it crosses 715, which will be the initial target, yes, then a move towards that 760 is also possible. So पहला target Hindalco पर 715 है और बाद में it can even go to 760. So a buy on Nalco, a buy on Hindalco. These are two top picks from metals if someone wants to buy that. नाल्को और हिंडाल्को पे जो है नज़र रखेंगे। रुद्रमूर्ति जी की राय है, हिंडाल्को में 715 760 का टारगेट है। स्टॉप लॉस देखिए नोट कर लीजिए 760 है। और वही अगर हम बात करें नाल्को की तो उस पर भी एक बार रेटिंग पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखेंगे बाई की रेटिंग है, टारगेट 210 का है, स्टॉप लॉस 187 का, करंट लेवल्स अराउंड 191 का है। मेटल स्पेस के अलावा ऑटो स्पेस में भी जो है अब थोड़ी सी बाइंग वापस आ रही है और ख़ास करके ऑटो एंसिलरी स्पेस में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे एक बार नज़र डालते हैं। आई थिंक शरण की पिक भी थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लगभग 1% जो है उछाल पे है। तपन एक बार ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आपकी राय भी मुझे एक जाननी थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ खास करके टायर स्टॉक्स को लेके कि यहाँ पे कोई एक रिकवरी देखने मिल सकती है, खास करके जिनके यूरोप या नॉर्थ अमेरिकन जो एक्सपोजर है आपके टायर कंपनीज़ की, या अभी भी वेट एंड वॉच रहने वाला है? देखो, टायर कंपनीज को एक इनडायरेक्ट पॉजिटिव ये आ रहा है कि क्रूड ऑयल नीचे है तो उनको रॉ मटेरियल ही सस्ता मिल रहा है, तो वो एक बड़ा बेनिफिशियल। खास करके अगर हम बालाकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी भूज कैपेसिटी वो लोग बढ़ाने वाले हैं ऑलमोस्ट 2 साल में, तो वो एक पॉजिटिव। और वो लोग डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं नेक्स्ट 2 साल में, क्योंकि काफी उनका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था। और अगर आप देखो तो उनकी जो नेदरलैंड की सब्सिडरी है वहां वो लिवरेज भी करने वाले। तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री ऑफकोर्स अभी अच्छा खासा थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन यहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मिडिल रिटर्न देगा, उतना खास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा दिन आ चुका है इसमें। और रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अगर आप देखो तो स्टेबल रहेंगे, इतने बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे यहां से लग रहा है कि एक आध क्वार्टर थोड़ा देख लीजिए। अभी मेरा होल्ड का पोजीशन होगा, अभी डायरेक्ट बाय नहीं होगा। लेकिन आगे जाके किस तरह से टैरिफ आते हैं, किस तरह से इंडिया और वहां की डील होती है, प्लस काफी हद तक मैक्सिको भी से भी सप्लाई होता है ओवरऑल में, अगर एंसिलरी इंडस्ट्री की भी बात करूं तो वो सब हमें देखना पड़ेगा, तब जाके ऑटो एंसिलरी में किस तरह से इम्पैक्ट पता चलेगा। सो आई थिंक अभी के लिए होल्ड है, अभी बाय करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, ये व्यू आपके लिए। मार्केट हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नरम है और निफ्टी बैंक में जो है करीब करीब 140 अंकों की गिरावट 57,000 के पास है। शरण, निफ्टी बैंक में क्या एक कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि लेना चाहिए। आपका व्यू क्या है, जरा बताएंगे? अभिषेक जी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख रहा था, स्पेशली एक्सिस और आईसीआईसीआई, तो उनके चार्ट्स इतने पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा लोअर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। तो मैं स्ट्रैटेजी बाय और सेल की नहीं दूंगा, मगर बाय ऑन डिप्स की ज़रूर स्ट्रैटेजी दूंगा। आप मार्केट को ज़्यादा टाइम करने की कोशिश नहीं कीजिए, कोई सक्सेसफुल इतना होता नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी को टाइम करते हुए। आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए। स्ट्रक्चर मार्केट का इंटैक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग है, भले थोड़ा गिरावट होती है 1 या 2 दिन के लिए, उसके बाद रिकवरी भी उतनी फास्ट हो जाती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स बनाइए, एवरेज कीजिए, आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। ठीक है, बाय ऑन डिप्स कीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक फिलहाल अप्रोच होगा। और ये बात सही है, थोड़ा सा ना कॉशियस रहने में कोई हर्ज नहीं है। अब रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, एक्सिस बैंक के नंबर्स तो आज ही आ जाएंगे, 19 तारीख को एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि एक्सिस बैंक को लेकर उम्मीदें क्या हैं और किस तरह के नंबर कंपनी बैंक रिपोर्ट करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सिस बैंक से? देखिए, एक्सिस बैंक से एक सॉफ्ट क्वार्टर का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, जहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी रहने वाली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें महज 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी।
पीपीओपी में करीब 9.5-10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्लिपेजेस जो है वो बढ़ेंगे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मुनाफे पे भी होगा, जहां मुनाफे में केवल 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 6,370 करोड़ रुपए के आसपास ये आने वाला है। जहां तक कंपनी के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ कंपनी की लगातार सिंगल डिजिट में रही है, इस बार भी 7.5 से 8.5% के आसपास रहेगी। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहेगी, करीब 12-12.5% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ का अनुमान जो है हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है, जो एनपीएस है ग्रॉस एनपीए करीब 1.28% से बढ़ के 1.4% पे आएंगे, जो नेट एनपीएस है वो भी 0.33% से बढ़ के 0.4% के आसपास आ सकते हैं। मार्जिन्स हल्की फुल्की गिरावट जो है वो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी, 3.97% से गिर के करीब 3.9% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े ठंडे रहने वाले हैं एक्सिस बैंक के, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में ही रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वरुण ये अपडेट देने के लिए कि किस तरह के नतीजे आएंगे एक्सिस बैंक से। तो एनपीए में न्यू एनपीए जिसको कि हम स्लिपेजेस कहते हैं, उसके चलते थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है और मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। हालांकि मुनाफा 5.5% बढ़ने का अनुमान है एक्सिस बैंक का, और अगर हम एनआईआई यानी कि ब्याज से जो कमाई होती है बैंक को उसमें 2.5% की ग्रोथ का अनुमान है। एक्सिस बैंक लोअर लेवल से थोड़ा सा हम देखने की संभलने की कोशिश ये शेयर करता हुआ आपको दिखेगा। फिलहाल हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को भी जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि मामला बदल रहा है। निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो नीचे आपको दिखेगा, लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है, और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है अभी भी हालांकि तेजी के पक्ष में है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। करीब 1000 शेयर अब गिरने वाले हैं और 1400 शेयर जो हैं तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी सपाट हो गया है, और ये आप देख रहे हैं मार्केट की ब्रेथ आपको ऐसी दिखाई देगी। लेकिन एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हुआ है, गिरावट बढ़ रही है, और वो शेयर है सीमेंस का। सीमेंस में आज भी कमजोरी आपको दिखेगी। मिस्टर रुद्रमूर्ति, सीमेंस से हमने देखा था कि 3,000 रुपए के ऊपर जाने के बाद थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आया था सीमेंस के शेयर में, लेकिन घूम फिर के शेयर लगभग वहीं पर आ गया। सीमेंस क्या और गिरेगा? और दूसरी चीज, क्या यहां से शॉर्ट करें या फिर अब ज्यादा गिर गया अवॉइड करें? Abhishek ji, crucial support tha around 3,100 and now that 3,080 recent low is getting tested. मेरे को ये स्टॉक 3,080 का नीचे गया तो डेफिनेटली वीकनेस है एंड शॉर्टिंग के लिए अच्छा कैंडिडेट है, बट मैं ओवरऑल मार्केट पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी पर है और आई एम बुलिश ऑन ओवरऑल मार्केट। लास्ट 2 days का ट्रेडिंग एक्शन भी the 25,000 level on Nifty is strongly holding. So I am not in the camp where I want to short this market, but still if there are people who want to hedge their long portfolio, नहीं तो आप short ही करना है, नहीं तो आपका पास long है और उसको hedge करना है, तो definitely on the short side Siemens is weak, and short term के लिए you can look at targets of around 2,800 to eventually come on Siemens. So once it breaks this crucial support of around 3,080, yes, stock can go down and it can test those levels of 2,800, 2,820. Definitely short call on Siemens is there and no buying in Siemens, but overall market I am definitely bullish. So that is one of the reason I may not look at stocks to sell, and there are a lot of opportunities in BFSI in general and specifically second tier banks. Mid cap में a lot of opportunities, especially if you look at hotels. Look at stocks like Lemon Tree Hotel, even ITC Hotels results were fabulous. Today Indian hotel results are expected. So for me, a lot of opportunity on the long side is there, and market is definitely bullish and every dip is a buying opportunity. So I will be looking at more opportunity to buy, and if you want to short, yes, Siemens is a stock which looks very, very weak. And once it breaks that support, yes, lower levels is definitely possible on Siemens. सर होटल स्टॉक्स पे जो है ज़रूर जो है रुद्रमूर्ति सर की जो है राय है, और ऑफ कोर्स अर्निंग्स भी आने वाले धीरे धीरे करके। सीमेंस की सेल कॉल जो थी कल शरण ने भी दी थी, और आज अगर आप कैपिटल गुड्स से बात करें तो एबीबी पे भी नज़र रखिएगा कि ग्लोबल कंपनीज़ की अर्निंग्स आने वाले, जहाँ पे वो भारत के मार्केट के क्या गाइडेंस है उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन हालांकि अभी स्टॉक देखें तो वॉलेटाइल ज़रूर है। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियन में।
ऑप्शंस के चैंपियन में हमारे साथ जुड़ रहे नीलेश जैन सेंट्रम ब्रोकिंग से। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताएं आपके ऑप्शन के क्या कॉल रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, ऑप्शंस के अंदर अगर हम लॉन्ग साइड में फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस में थोड़ा सा अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं, जिसके चलते डिफेंसिव पर फोकस लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो कंजम्पशन स्पेस में से ब्रिटानिया ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगातार एक सीरीज ऑफ हाइट एंड फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पे एंड ऊपरी स्तरों पर 5,950 6,000 तक के लेवल हम जुलाई सीरीज में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जुलाई सीरीज का 5850 का ब्रिटानिया का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जो 105 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। एसएल होगा 70 रुपीज का, 151 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 200 का होगा। इसका लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए जो रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट है वो 4,500 का है। रिवॉर्ड यहाँ पे 11,200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल ब्रिटानिया में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। जी बिल्कुल, नीलेश की राय पे देखें तो 5,850 का कॉल ऑप्शन है। अधिकतम मुनाफा 11,200 रुपए का, अधिकतम नुकसान लगभग 4,500, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 टाइम्स से ज़्यादा है इस कॉल पे। एंड ऑफ कोर्स धन्यवाद नीलेश, आपकी जो कॉल है ब्रिटानिया पे, इस पे जो है हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन याद रखिए, जब वायदे बाज़ार में आप ट्रेड करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से जो है ज़रूर पूछें ये ट्रेड क्या रहेगा। याद रखिए 9 में से 10 जो ट्रेड्स आते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं भी रहते हैं, तो इस पे भी जो है नज़र रहेगी और कॉशन एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। लेकिन चलिए एक बार न्यूज़ फ्लो पे भी फोकस करते हैं। भारती एयरटेल पे जो इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग आ रहा है और इन्होंने जो है परप्लेक्सिटी एआई के साथ जो है करार किया है। परप्लेक्सिटी आप कहेंगे तो एक एआई सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है। भारती एयरटेल का चार्ट एक बार सामने लाएं। यहाँ पे जो है 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी की जो प्री सब्सक्रिप्शन है वो फ्री कर दी जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि जिस तरह एआई सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिलीवरेबल जो है भारती एयरटेल की तरफ से आ रहा है। स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं देखने मिल रहा है, अराउंड 1940 के लेवल्स का है, बट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे तो ऑफ कोर्स एक अच्छी मोमेंटम और स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। शरण, एक बार भारती एयरटेल पे भी आपकी एक बार राय लेना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म चार्ट तो इसमें स्ट्रेंथ दिखाई है और थोड़ी सी कंसोलिडेशन मोड में भी आई है स्टॉक, तो यहाँ पे परप्लेक्सिटी एआई की एक न्यूज़ फ्लो आ रही है। आप किस तरह देख रहे हैं? फंडामेंटली भी टेक्निकली भी दोनों में आपकी राय चाहिए मुझे। तो शरद जी, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी आज के डेट में एआई यूज़ नहीं कर रहा है वो 10 साल पीछे हो जाएगा। आपको करना ही है, अगर नहीं आता है तो ज़रूर सीख लीजिए। एवरीडे अपने आप को 1 घंटा ज़रूर दीजिए, मगर एआई सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी यूज़ करता हूँ, आगे चलते मुझे लगता है सभी यूज़ करेंगे। और चार्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो काफ़ी चल चुका है नीचे के स्तरों से। निफ्टी भी के काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है भारती ने। मुझे लग रहा है अभी थोड़े समय के लिए आप स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा। आप स्टॉक अपने 100 और 20 डे मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी अच्छा 1875 के लेवल्स पे है और 1800 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ पे आए तो आप एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अभी मैं होल्ड की राय बोलूँगा, अगर नीचे आए तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स कीजिए। तो होल्ड करें, नीचे जाए तो बाइंग करें। और ये आप देखिए 52 वीक का चार्ट आपके सामने 30% के रिटर्न जनरेट करके भारतीय एयरटेल ने दिए हैं और एआई को लेकर एक बढ़िया करार किया है। 100% अग्री विथ यू शरण कि एआई इस्तेमाल करना चाहिए और जिसको नहीं आता है उनको सीखना चाहिए। तो जरा राज ये बता दीजिए कि आप सीख कहाँ से रहे हैं, ताकि हम भी आपके इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा पाएँ और ज़्यादा मेहनत ना करें, वही उसी जगह से हम भी सीखें फिर। तो अभिषेक जी, YouTube पे सब वीडियोस है, रोज़ 1 घंटा निकालिए। जो टॉपिक पे सीखना है फ्री में जितनी नॉलेज चाहिए मिलती है। जिसको सीखना है वो सीख लेता है, जिसको बहाना बनाते हैं वो बहाने बनाते रह गए। YouTube पे सब वीडियोस अवेलेबल है और बहुत अच्छे वीडियोस है, फुली फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं भरने हैं। 1 घंटा रोज़ निकालिए, आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले समय के लिए। और अभिषेक, एक और सवाल है कि एआई में डेफिनेटली देखिए, हाँ तो अभिषेक, एजेंट्स बहुत बनते हैं एआई में। मेरे को एक्चुअली जानना था तपन से, सर आपने अपने एआई एजेंट्स बना लिए हैं क्या, जो इतने सारे फंडामेंटल एनालिसिस आप करते हैं? एक भी स्टॉक बोलता हूँ आपके पास 4 जवाब रहते हैं, तो क्या आप एआई एजेंट्स भी ट्रेन कर रहे हैं तपन जी? क्या सक्सेस का राज है?
नहीं सर, एआई तो फुल ऑन यूज करता हूँ, फुल ऑन, यानी कह सकते हैं खास करके इसमें जो एडवांस वर्जन होते हैं ना, मैं चैट जीपीटी का पूरा एडवांस वर्जन यूज कर रहा हूँ। और वो मुझे जरूरत है, क्योंकि देखो फंडामेंटल जो होते हैं ना वो हिस्टोरिकल होते हैं, करेक्ट, तो हिस्टोरिकल डेटा आपको मिल जाता है। और बस वही है कि आपको प्रॉम्प्ट सही डालना पड़ता है, प्रॉम्प्ट पे थोड़ा काम करना पड़ता है, 15-20 बार प्रॉम्प्ट पे काम करोगे फिर एक अच्छा प्रॉम्प्ट होगा, उसके बेस पे फिर करते हैं। और जिस तरह से मुझे बोलना है उस तरह से, तो ऑफ कोर्स आई डू अ लॉट, यानी कहते हैं कि पूरे दिन तो एआई तो चलता है, तो मेरी पूरी टीम भी करती है ऑनेस्टली। मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था कि जहां मेरे को 5 एनालिस्ट की जरूरत होती है, हम लोग 2 से चला रहे हैं, क्योंकि सही में अगर एक एनालिस्ट काम नहीं करे तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। उस तरह से एआई यूजफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। आई थिंक हमारा तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया, पूरा अप एंड डाउन। तो अब ऐसा भी नहीं है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ मेल ही है, आपके पास भी है, बस वही है कि आपको ढूंढना है एआई थ्रू, दैट इज द ओनली थिंग। बिल्कुल सही कहा तपन आपने। और इनफैक्ट कल 16 जुलाई एआई अप्रिसिएशन डे मना रहे थे हम, और इस कड़ी में हमारी सिस्टर चैनल ईटी नाउ के साथ हमने डिलॉयट के एक एग्जीक्यूटिव से बातचीत की, खास तौर से एआई पर ही, और सारी डिटेल काफ़ी इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन था। लेकिन एंड में उन्होंने भी एक बात ये ज़रूर कही कि एआई एक अच्छा मीडियम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बरकरार रखें। आपके पास खुद के ब्रेन्स हैं, एआई से पर इतना निर्भर ना हो जाएं कि वो आपके ब्रेन्स को फॉग कर दे। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी वो था, तो इसको भी ध्यान, एटलीस्ट हम तो नहीं, लेकिन जो न्यू जनरेशन्स हैं वो काफ़ी हद तक एआई डिपेंडेंट हो चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए ऑन दिस, ओके रुद्रमूर्ति जी, क्विकली बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? Mansi ji, I fully support use of AI, but I'm just asking a small question. AI is created by humans and human brain is created by whom? And if you know who is superior, you know AI should be used, but our critical thinking and brain is very important for decision making, Yes. because this is created by the Almighty. Absolutely, that's a golden message coming Correct. from you, रुद्रमूर्ति जी, क्वाइट इंसाइटफुल। लेकिन चलिए अब यहाँ पर हमें कमर्शियल लेना ही होगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार 10 के बाजार, मार्केट के महारथी और कमोडिटी मार्केट का अपडेट लेकर आएंगे।